किसने दिया? हैकेल ने दिया। फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं तो रेटर को फादर कहते हैं। एक बात और समझना है, इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी प्रोफेसर आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा, सबको पता है। अब इकोलॉजी में स्टडी हम करते किसकी है? इकोलॉजी में स्टडी करने के लिए सबसे पहले इसमें नाम दिया गया है ऑक्यूज और फिर इसको कहा गया लॉगस। ब्रेक डाउन किया, जब मैंने इसको तोड़ दिया तो इसमें एक नाम दिया गया ऑक्यूज के मतलब होम या हैबिटेट, और लॉगस का मतलब क्या है? स्टडी। तो होम या हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है? हमारे आसपास का सराउंडिंग एरिया, बहुत सारे इसमें हैबिटेट हो सकते हैं, डेजर्ट्स हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकते हैं, ग्रासलैंड हो सकते हैं, रिवर हो सकते हैं, ओशियन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हैबिटेट हमें देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इकोलॉजी है क्या? व्हाट इज इकोलॉजी? तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको ध्यान देना। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म अगर बात करें यहाँ पे, या ऑर्गेनिज्म टू एनवायरमेंट, तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट का आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है यहाँ पे, उसी की स्टडी हम इकोलॉजी ब्रांच में करेंगे यहाँ पे। अब इकोलॉजी में जब स्टडी करेंगे, आप सोचोगे क्यों करेंगे, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? स्कोप क्या है? इकोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप है। नेचर में डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इस ब्रांच से मिलती है। जैसे हमें पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करनी हो, हमें एफॉरेस्टेशन के बारे में स्टडी करनी हो, डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करना हो, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात करनी हो, या फिर यहाँ सॉइल इरोजन के बारे में बात करनी हो, ये सारी चीजें हम इस ब्रांच में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे एनवायरमेंट से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो इकोलॉजी से मिलती है। अब इकोलॉजी में यहाँ ब्रांचेस की बात करते हैं तो इसमें दो ब्रांचेस दी गई हैं, एक का नाम है ऑर्टिकोलॉजी, एक का नाम है सिनिकोलॉजी। समझने की बात क्या है? ऑट मींस होता है सेल्फ। अब सेल्फ का मतलब क्या है कि सबसे पहली चीज एक सिंगल स्पीसीज, एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म का या एक पॉपुलेशन का स्टडी विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं स्पीसीज इकोलॉजी, या ऑर्टिकोलॉजी को कह सकते हैं एक तरीके से इंडिविजुअल इकोलॉजी, एक सिंगल जो स्पीसीज है उसकी स्टडी करना विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट। जैसे इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द ह्यूमन, एक ह्यूमन पे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है, वो ऑर्टिकोलॉजी हो गया। और सिन मींस क्या है? डिफरेंट, अलग अलग स्पीसीज हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं, मतलब कम्युनिटी है। कम्युनिटी की स्टडी जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? सिनिकोलॉजी। जैसे आप ये कहते हो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द ऑर्गेनिजम्स, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी स्टडी हम सिनिकोलॉजी में करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई? इसको कह सकते हो स्पीसीज इकोलॉजी और इसको क्या कह सकते हो? कम्युनिटी इकोलॉजी। अब बात ये आती है कि इकोलॉजी की जब हम स्टडी करेंगे तो यहाँ एक नाम आता है इकोलॉजिकल हायरार्की। हायरार्की यानी कि इसमें जो बेसिक यहाँ पर इनकी अरेंजमेंट है असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे नीचे ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर पॉपुलेशन है, फिर क्या है? कम्युनिटी है, फिर क्या है? इकोसिस्टम है, फिर क्या है? बायोम है और बायोस्फीयर है। समझने की बात क्या है? सबसे पहले नीचे नाम दिया गया ऑर्गेनिज्म। देखिए बात समझना, ऑर्गेनिज्म की स्टडी जब हम एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सबसे पहले हायरार्की की जो बेसिक यूनिट है ये या स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म। और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं क्या? फिजियोलॉजिकल। अगर देखा जाए तो इकोलॉजी। क्यों? सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को एनवायरमेंट में एडजस्ट करेगा, अपने आप को सेट करेगा, अपनी फिजियोलॉजी मेंटेन करेगा, फिर चीजें आगे की स्टार्ट होंगी। तो जो बेसिक है यूनिट वो क्या है? ऑर्गेनिज्म। उसके ऊपर गए पॉपुलेशन है, एक सिंगल स्पीसीज के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल किसी भी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है उनके लिए नाम दिया गया पॉपुलेशन। उसके ऊपर हम गए तो हमें कम्युनिटी दिखाई पड़ती है, डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो उनके लिए नाम दिया गया कम्युनिटी। कम्युनिटी से ऊपर गए तो इकोसिस्टम आया, उससे बड़ी लार्जर यूनिट है। इकोसिस्टम में क्या है? अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर का आपस में इंटरेक्शन, ये इसमें इकोसिस्टम कहलाता है। उसके ऊपर गए तो बायोम। अच्छा यहां पर बेटा एक बात ध्यान से सुनना कि इकोसिस्टम और बायोम के बीच में एक छोटी सी और यूनिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं लैंडस्केप। कोई जरूरी नहीं है कि उसको हायरार्की का पार्ट माना जाए, लेकिन आपको मिल जाता है तो नाम है लैंडस्केप। डिफरेंट जो इकोसिस्टम होते हैं वो एक मोज़ेक पैटर्न में मिलेंगे जिनकी एक नेचुरल बाउंड्री है तो उनको हम लैंडस्केप कहते हैं। और उसके ऊपर गए तो हमें क्या मिलता है? बायोम। बड़े लार्ज इकोसिस्टम उनके लिए नाम रखा गया बायोम। बायोम टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, बायोम एक्वेटिक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। फिर नाम क्या आया? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की अगर बात करेंगे इसमें क्या क्या? तीन चीजें, एक तो इसमें है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इन तीनों में जहां जहां लाइफ पॉसिबल है वो मिलकर के एक यहां पर हायरार्की में इन्होंने ग्रुप बनाया, जो सबसे ऊपर है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? बायोस्फीयर। अब बात ये आई कि इकोलॉजिकल हायरार्की में स्टडी करते हुए जब हम आगे पहुंचते हैं तो हमें सम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखनी जो इसमें हमने दी है। वैसे तो इकोलॉजी में टर्म आती रहती है लेकिन दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहली टर्म क्या है? एंडेमिक स्पीसीज। देखिए एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्पीसीज जो केवल पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है और कहीं नहीं है, तो उनके लिए नाम दिया गया एंडेमिक स्पीसीज। अब समझने की बात यहां पर यह है कि एंडेमिक स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप ये कहते हो ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। कॉन्टिनेंटल सेपरेशन से जो स्पीसीज जहां थी वो वहीं के लिए रिस्ट्रिक्टेड है तो उनके लिए एंडेमिक कहते हैं। और इनको थोड़ा एक्सटिंक्शन का रिस्क भी होता है यहाँ पे, तो बहुत सारे हमें नेचर में एंडेमिक स्पीसीज देखने को मिलते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, न्यूजीलैंड में कीवी, या चाइना वैली की अगर बात करेंगे वहां पर मेटासिकोया, ये एंडेमिक हो गए। दूसरा नाम दिया गया कीस्टोन स्पीसीज। अब कीस्टोन स्पीसीज का मतलब क्या है? एक बहुत अच्छे समझना, ऐसी स्पीसीज जिनके नंबर पे या बायोमास पे ध्यान ना दिया जाए, उनके फंक्शन को देखा जाए, उनके रोल को देखा जाए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नंबर इनके कम है, बायोमास भी इनका कम है, लेकिन इनका जो इंपैक्ट है, जो इनका इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में हमें कीस्टोन स्पीसीज की अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं। मैं फिर एक बार समझा रहा हूं, ध्यान समझना। मैंने क्या कहा? इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इनके नंबर और बायोमास पे ना जाइए, इनके होने से या इनके ना होने से अगर वहां का इकोसिस्टम डायरेक्टली इफेक्ट होता है, सफर करता है, तो ये स्पीसीज कीस्टोन स्पीसीज कहलाती है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर हम देखें तो हमको वहां पे एक फिग ट्री बड़ा अच्छा एग्जांपल मिलता है जो कीस्टोन स्पीसीज है। जब गर्मियों में कुछ भी खाने को नहीं रहता है लेकिन वो फिग ट्री है वो क्या करता है? डिफरेंट जो ट्री ड्वेलर्स हैं, मतलब पेड़ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म, और जो ग्राउंड में मिलने वाले हैं उन सबको फूड प्रोवाइड कराता है, तो उसकी तरफ ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट होते रहते हैं। और पूरे जंगल में, फॉरेस्ट में अगर देखा जाए उस समय ये कीस्टोन काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किसी फॉरेस्ट में लॉयन की अगर बात करेंगे वो भी एक कीस्टोन है क्योंकि काफी ज्यादा वहां पर वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के काम में आती है। तो ऐसी स्पीसीज के लिए नाम दिया गया कीस्टोन स्पीसीज। अब आगे चलते हैं और इसमें एक पॉइंट हमने दिया अबायोटिक फैक्टर। ध्यान से सुनिएगा, अबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर। अब एक इकोलॉजी में अबायोटिक फैक्टर में दो सिस्टम हमने यहां पर इसको दो जगह डिवाइड किया। एक तरफ नाम दिया है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एक तरफ नाम दिया है एडेफिक फैक्टर। नाम दिया है क्लाइमेटिक मींस क्लाइमेट। देखो बेटा, एक होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट। एनवायरमेंट में जो छोटे-छोटे चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? वेदर। और वेदर का जो ओवरऑल एक एवरेज है, जो मीन है, वो क्या है? क्लाइमेट, जो वहां की फ्लोरा और फौना को भी डिटरमाइन करता है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला फैक्टर क्या आता है? टेंपरेचर। टेंपरेचर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट फैक्टर है नेचर में। आप कहते हो टेंपरेचर कैसे? सबसे पहली चीज, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसमें टेंपरेचर उस ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स और उनके काइनेटिक
बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिटरमाइन करता है। अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन रखने के लिए टेंपरेचर, एक सुटेबल टेंपरेचर तो होना ही चाहिए। दूसरा, अगर हम टेंपरेचर की बात करते हैं, इसके बिहाफ में हमें थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट जोन में टेंपरेचर के बेसिस पे दिखते हैं। जैसे आप ये कहते हो नॉर्मल टेंपरेचर तो है, लेकिन कभी कभी डीप सी में या हाइड्रोथर्मल वेंट में हम देखते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेंपरेचर चला जाता है। अब आप सोचते होंगे कि इतने हाई टेंपरेचर पर क्या वहां पर कोई ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं क्या? यस, मिल सकते हैं, मिलते हैं। उसमें आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकती हैं, क्योंकि उनको एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए एडॉप्टेशन उनकी सेल वॉल में प्रेजेंट है। उनके अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स आपको डीप टेंपरेचर में मिल सकते हैं यहाँ पे, बट नॉर्मल टेंपरेचर जो है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। दूसरी चीज, टेंपरेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप सबने पढ़ा है, एक को क्या कहते हो यूरीथर्मल, एक को क्या कहते हो स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल का मतलब क्या है? दे हैव वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस, यानी वेरिएबल टेंपरेचर में रहने के लिए इनके अंदर टॉलरेंस अच्छी है, तो इनको हम लोग यूरीथर्मल कहते हैं, यहाँ पे नाम दिया गया। या इनको हम लोग होमोथर्मल भी कहते हैं, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। दूसरा इसमें नाम दिया गया जिनको हम लोग कहते हैं स्टीनोथर्मल, जिनको कहते हैं पाइक्लोथर्मल, यहां जिनको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। ये क्या करते हैं? दे हैव नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस, यानी इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल टेंपरेचर में रहने की एडॉप्टेबिलिटी या टॉलरेंस नहीं होती है। दूसरी चीज, टेंपरेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स की अगर बात की जाए, उनके डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा एक बात कि जो मैंगो की ट्री है वो टेम्परेट कंट्रीज में तो नहीं मिलते हैं, जर्मनी में, कनाडा में, या स्नो लियोपार्ड की अगर बात करेंगे वो केरला के फॉरेस्ट में नहीं मिलती, या ट्यूना फिश जो है रेयरली कैच बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, उसके आगे नहीं मिलेंगे। तो टेंपरेचर जो है वो ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, प्रोडक्टिविटी को, डाइवर्सिटी को, इन सबको इफेक्ट करता है। इसी तरीके से हमें वाटर बॉडी में भी टेंपरेचर का स्ट्रेटिफिकेशन मिलता है। एक झील में सबसे ऊपर की तरफ एपिलिमियन, बीच में मेटालिमियन, नीचे की ओर अगर देखा जाए तो हाइपोलिमियन, वहां पर भी थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है। तो टेंपरेचर एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें यहां पर मिला। अब टेंपरेचर के बाद सेकंड पॉइंट आता है वाटर। वाटर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वाटर इज वेरी गुड सॉल्वेंट, एक अच्छा सॉल्वेंट है, एक अच्छा रिएक्टेंट है। वाटर अगर नहीं है, लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है, अगर वाटर नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में फिर ऑर्गेनिजम्स को अपने डिफरेंट एक्टिविटी या ऑस्मो रेगुलेशन में दिक्कत आ जाएगी। तो वाटर भी उसके बाद में नंबर 2 पे आया। अच्छा, वाटर में हमें एक बात ध्यान रखना है, थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि हम सोचते हैं कि जो वाटर बॉडी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो कभी वाटर स्ट्रेस को फेस नहीं करते होंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी जरूरत है। वाटर की जो क्वालिटी है, खासकर केमिकल या पीएच वैल्यू, वो ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करती है यहाँ पे। तो हमें साल्ट कंसंट्रेशन वाटर में जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? जैसे फ्रेश वाटर, या जिसको हम लोग कहते हैं इनलैंड वाटर, उसमें अगर देखा जाए तो साल्ट कंसंट्रेशन लेस देन 5%, यहां परसेंट का मतलब है पीपीटी, पार्ट पर थाउजेंड, लेस देन 5% या 5 पीपीटी पर थाउजेंड वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन मिलता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो जो सी वाटर है उसमें 30 से 35 पीपीटी, पार्ट पर थाउजेंड सॉल्ट कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। और कुछ हाइपर सलाइन लगून्स होते हैं, उनमें ग्रेटर देन, मोर देन 100% या 100 पीपीटी से भी ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलता है। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं कि सॉल्ट कंसंट्रेशन में या ऐसी साल्टी कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, तो उनका भी क्या कोई कैटेगरी है? जी बिल्कुल है। हम यहां पर दो कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। एक को क्या बोलते हैं हम लोग यहां पर? ये कहते हैं कि यूरी हैलाइन, और एक को क्या कहते हैं? स्टीनोहैलाइन। तो वही वाली बात जो अभी समझाया पीछे, यूरीहैलाइन का मतलब क्या? दे हैव वाइड टॉलरेंस इन सॉल्ट कंडीशन या सॉल्टी मीडियम, और स्टीनोहैलाइन का मतलब नैरो टॉलरेंस है, ये बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए ये वाटर को लेकर के बात रखी गई। नेक्स्ट फैक्टर आता है लाइट। इकोसिस्टम में लाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लाइट है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, ये एनर्जी का मेन सोर्स है, और सनलाइट की बात हो रही है जो प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कंटिन्यू होना है तो वहां लाइट चाहिए, और वो लाइट कौन सी होती है? इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, सनलाइट, और उसका यूज करके जो प्लांट्स हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के अलावा लाइट की और ज्यादा रिक्वायरमेंट डिफरेंट एक्टिविटी में होती है, जैसे लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की क्वालिटी, लाइट का ड्यूरेशन, इन तीनों चीजों की जरूरत है। इंटेंसिटी, क्वालिटी तो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, लेकिन अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं, बच्चों आपने एक नाम सुना है फोटो पीरियोडिज्म, नाम ही है फोटो पीरियड, यानी फ्लावरिंग के लिए एक सर्टेन ड्यूरेशन की लाइट चाहिए। तो फ्लावरिंग के लिए लाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए यहाँ पे, इसके साथ साथ स्टोमेटा वगैरह क्लोजिंग ओपनिंग के लिए लाइट चाहिए। तो प्लांट्स में इनके सबके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन कई बार हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है क्या कि भाई आप सोचते हो कि जो डीप वाटर है वहां पे हमें लाइट नाम का कोई सोर्स नहीं है, लाइट नहीं मिलती है, तो क्या वहां पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं या उनके लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? जी, अगर हम बात करते हैं 500 मीटर से भी डीप सी में, तो वहां पर हाइड्रोथर्मल वेंट की एनर्जी का यूज कर सकते हैं, वहां कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मिल जाते हैं, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो यूज है वो कुछ एल्गी भी कर सकती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, इनमें स्पेशल पिगमेंट है R5 C5 जो इन पिगमेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एनिमल के लिए भी लाइट चाहिए, उनके डाइयूरनल और सीजनल जो पीरियोडिक एक्टिविटी है उसमें हेल्प करते हैं, माइग्रेशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए या फॉरेगिंग, चारा ढूंढने के लिए, इन सब के लिए लाइट चाहिए यहाँ पे। तो ये आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स में लाइट की बात हुई यहाँ पे, तो 3 फैक्टर हुए, टेंपरेचर, वाटर एंड लाइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इडेफिक फैक्टर। देखिए इडेफोलॉजी में हम सॉइल की स्टडी करते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट सॉइल की स्टडी के लिए नाम दिया गया यहाँ पर इडेफोलॉजी। इससे यहाँ 2 ब्रांच होती है, एक इडेफोलॉजी और एक पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में सॉइल के डेवलपमेंट की बात करते हैं, और इडेफोलॉजी में अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम किसकी स्टडी करते हैं? तो सॉइल का इंपैक्ट ऑर्गेनिज्म पे क्या है उसके लिए नाम दिया गया इडेफिक फैक्टर। अब इसमें 2 पॉइंट आते हैं, सॉइल और उधर मैंने लिखा है टोपोग्राफी, ध्यान से समझ लेना। सॉइल क्या है? सॉइल अपर अर्थ क्रस्ट का एक फाइन मटेरियल है जिसमें प्लांट की ग्रोथ होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल। अब सॉइल के कंपोनेंट कितने होते हैं? सॉइल के 4 कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर बात करें सॉइल का जो सबसे बड़ा मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? मिनरल्स, लगभग 45% के आसपास सबसे ज्यादा होता है। और क्या क्या है सॉइल की अगर बात करेंगे? सॉइल एयर है, सॉइल वाटर है और ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये 4 है। सॉइल में जो सॉइल के प्रॉपर्टी है उसमें 2 बातें हमें ध्यान रखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल में साइज है, टेक्सचर है उनका यहाँ पे, और केमिकल की अगर बात करते हैं तो उसमें पीएच है, मिनरल की क्वालिटी है, ये चीजें हमें इसमें दिखाई पड़ती हैं। अब सॉइल की अगर बात करें यहाँ पे तो इसमें जो डेवलपमेंट होता है, आगे जाएंगे फिर क्या होती है? पेडोजेनेसिस, और फिर क्या होती है? एक मैच्योर सॉइल बनकर तैयार होती है, जिसका हम वर्टिकल सेक्शन करके देखते हैं, उसको क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब सॉइल जो होती है वो वहां की फ्लोरा फौना उसको डिटरमाइन करती है। और एनसीईआरटी में सॉइल के लास्ट वाले पैराग्राफ में बड़ी अच्छी लाइन और लिखी हुई है कि जो वाटर बॉडी होती है उनमें जो सस्पेंडेड मटेरियल होता है वो नीचे बॉटम में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स को भी अगर देखा जाए सपोर्ट करेंगे, या उनका भी डिटरमिनेशन इसकी क्वालिटी से होता है, क्योंकि इसमें मिनरल कंटेंट काफी ज्यादा होते हैं। उधर
टोपोग्राफी, टोपो मींस टॉप, ग्राफी मींस स्ट्रक्चर, यानी टोपोग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं, अर्थ की अपर स्ट्रक्चर और उसका बिहेवियर कैसा है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऐसा तो है नहीं कि सारी लैंड एक जैसी हो। मान लिया कहीं पर फॉरेस्ट है, कहीं पर रिवर है, कहीं पर आप देखते हो अल्टीट्यूड ज्यादा है, कहीं पर अल्टीट्यूड कम है, तो ये जो डिफरेंट हमें अपर सरफेस की स्ट्रक्चर दिखती है उनकी स्टडी टोपोग्राफी में कहते हैं, जो एक इनडायरेक्ट फैक्टर होते हैं, जैसे डायरेक्शन ऑफ वैली, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, ये सारी की सारी चीजें इनडायरेक्ट फैक्टर के फॉर्म में टोपोग्राफी है, तो इसमें स्ट्रक्चर और बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए नाम दिया गया टोपोग्राफी। अब इसके साथ साथ में आगे पॉइंट आया रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर। अच्छा बेटा, अभी आगे पॉइंट आया रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर। अच्छा बेटा, अभी हम लोग क्या समझ रहे थे यहां पर कि जो फैक्टर्स हैं अबायोटिक, अब रिस्पॉन्स क्या है, मतलब अबायोटिक फैक्टर के साथ ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। इसमें 4 पॉइंट आपके सामने है, रेगुलेट्स, कन्फर्म, माइग्रेट और सस्पेंड। समझने की बात यह है कि सबसे पहली चीज, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो वो एनवायरनमेंट के साथ में अपनी इंटरनल होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करते हैं या कोशिश करते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो या हम अगर बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेटरी, उसमें है कंसंट्रेशन है डिफरेंट, ताकि उनकी फिटनेस अच्छी रहे और अपना अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है रेगुलेट्स, या जिनको हम लोग रेगुलेटर्स का नाम दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैन मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन, यानी ये अपनी इंटरनल होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकते हैं, और ऑल मैमल्स एंड बर्ड्स। तो इनमें रेगुलेशन की अगर बात की जाए, जैसे ह्यूमन की बात करें, हम लोग 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर अपना मेंटेन करते हैं। अब अगर गर्मियां हैं तो क्या होता है, स्वीट पसीना निकलता है और उससे हमारी सरफेस टेंपरेचर जो होता है वो कूल हो जाएगा धीरे धीरे बॉडी, और टेंपरेचर मेंटेन कर लेते हैं। अगर सर्दियां हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिवरिंग और कपकपाने से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उससे हमारी बॉडी में जो हीट जनरेट हुई उससे टेंपरेचर मेंटेन हो जाता है। तो ये रेगुलेटर्स हैं, मतलब एक्सटर्नल लेवल बढ़ने के साथ अपना इंटरनल लेवल मेंटेन कर लें, वो क्या है, रेगुलेटर। दूसरा कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स क्या है, दे कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन, यानी एक्सटर्नल लेवल बढ़ने के साथ ये अपना इंटरनल लेवल कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते, तो इनके लिए नाम दिया गया कन्फर्मर्स। कौन है, 99% एनिमल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। तो आपने एक मजेदार बात यहां पर और देखी होगी, ऑल प्लांट्स, इसीलिए अभी बात हुई थी कि मैंगो का जो ट्री है वो टेम्परेट कंट्री में नहीं मिलता है, या ऐसे कह लो कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें हमें डिफरेंट जोन मिलते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आगे चलते हैं तो आर्कटिक, ये जोन है अलग अलग। तो क्यों? क्योंकि उनमें अगर देखा जाए कौन सा नेचर या किस नेचर के वो है, क्योंकि वो कन्फर्मर्स हैं, वो अपने इंटरनल लेवल को मेंटेन नहीं कर पाते। अब इसमें एक बात और आती है और वो है पार्शियल रेगुलेटर। देखिए पार्शियल रेगुलेटर के लिए देखा जाए क्या है, आप ये कहते हो कि ये अपने जब भी कोई एक्सटर्नल कंडीशन बढ़ती है तो कुछ लेवल तक तो रेगुलेट कर लेते हैं, लेकिन अगर वो कंडीशन बियॉन्ड ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में फिर ये अपना जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो ये यहाँ पर जो पार्शियल रेगुलेटर हैं वो ऐसे यानी कन्फर्मर्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपने देखा स्टार्टिंग में कुछ लिमिट तक तो ये रेगुलेट करते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं कर पाएंगे, तो वापस से ये कन्फर्मर्स ही हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल रेगुलेटर्स। अच्छा, और एक है सस्पेंशन। अब इसमें माइग्रेशन में एरिया एस्केप और थर्मल एस्केप। माइग्रेशन कहीं पर भी है, अगर वो कंडीशन उनके लिए अनफेवरेबल है तो उनको कुछ करना नहीं, उस जगह को छोड़ के कहीं चले जाना है, और जब वापस से कंडीशन फेवरेबल हो तो फिर आ जाए। तो एरिया एस्केपर या थर्मल एस्केपर के एग्जांपल इसमें हमने दे रखे हैं, आप सबको पता है, आर्कटिक टर्न्स की बात करते हैं, साइबेरियन क्रेन की बात करते हैं, लोकस्ट की बात करते हैं। इस समय तो इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आज ही की बात करें कि इस समय जो लोकस्ट है वो टिड्डियों के काफी झुंड आ रहे हैं, और कैरिबो, ये क्या है, रेंडियर है, उसका यहाँ पे कहा जाता है, अमेरिका वगैरह में नाम दिया जाता है कैरिबो, और सलमान फिश है। इनमें सब में हमें माइग्रेशन दिखाई पड़ता है, तो ये जहां स्ट्रेस है मूव कर जाएंगे, वापस से फिर कंडीशन फेवरेबल होगी, वापस आ जाएंगे, तो ये माइग्रेशन। दूसरी तरफ सस्पेंशन नाम दिया गया। अब सस्पेंशन में क्या है, टाइम एस्केपर है, उस टाइम रहेंगे तो वहीं, लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने अंदर कोई चेंज लेकर के आते हैं, जैसे हाइबरनेशन। सबको पता है कि हाइबरनेशन विंटर स्लीप होता है, पोलर बियर में आपको ये देखने को मिलेगा, और ये उस समय पर अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत स्लो डाउन कर लेते हैं, तो ये हाइबरनेशन है। एस्टिवेशन की बात करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समर स्लीप। स्नेल वगैरह में, मोलस्का में हमें दिखाई पड़ता है, जब गर्मियों में पानी कम हो जाता है तो ये समर स्लीप में मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। डायापाउस में क्या हमें देखने को मिलता है, ये अपनी डेवलपमेंटल स्टेज को रोकते हैं। इसके अलावा इसमें फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिकल वो भी रोकेंगे, लेकिन सबसे पहले डेवलपमेंटल स्टेज को रोक लिया। जैसे बैक्टीरिया, फंगस या जूप्लैंक्टन अपने चारों ओर थिक वॉल, सिस्ट, हार्ड लेयर का फॉर्मेशन करके, और जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं आएगी तब तक वो पड़े रहेंगे, फेवरेबल आने पर वापस से फिर अपने उस स्टेज से बाहर निकल आएंगे। तो इसको हम लोग कह रहे हैं डायापाउस, जूप्लैंक्टन का एग्जांपल मैंने दिया। अब इसमें अगला पॉइंट आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब देखिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन में 2 पॉइंट रखे गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक बात समझना, क्या किसी कम्युनिटी में या इकोसिस्टम में कोई ऑर्गेनिजम्स अकेले रह सकता है क्या? नहीं, किसी न किसी चीज के लिए उनको एक दूसरे पर डिपेंड तो होना ही पड़ेगा। अब इंटरेक्शन में एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। पॉजिटिव में 3 पॉइंट मैंने दिए, म्यूचुअलिज्म, 2 स्पीसीज हैं उनके बीच में प्लस और प्लस का इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक स्पीसीज की अगर बात करते हैं ए है, एक स्पीसीज बी है, दोनों के बीच में रिलेशन प्लस प्लस है। कॉमेंसलिज्म में प्लस और जीरो है, और प्रोटो कॉपरेशन में प्लस और प्लस है यहाँ पे। तो अब हमें थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के इनको समझना होगा, एनसीईआरटी के बेस पे ही हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट आया म्यूचुअलिज्म। क्या है ये? तो आप ये कहते हो म्यूचुअलिज्म के लिए कि 2 स्पीसीज के बीच में ऑब्लिगेटरी, बस इस पॉइंट पर ध्यान देना, ऑब्लिगेटरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब एसोसिएशन बिटवीन द 2 स्पीसीज, बोथ आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। और बड़ी बात क्या है, दे कांट लिव विदाउट ईच अदर, यानी एक दूसरे के बिना इनकी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ऑब्लिगेट है। और इसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है, आपस में जुड़े रहते हैं, नीड दोनों की होती है यहाँ पे, तो उसके लिए हम म्यूचुअलिज्म का नाम दे रहे हैं। अब इसमें बड़े अच्छे एग्जांपल आपने देखे। सबसे पहले आपका जाना पहचाना एग्जांपल लिख दिया गया है लाइकेंस। दूसरे की अगर बात करते हैं माइकोराइजा, टर्माइट्स, फिग ट्री एंड वास्प, युक्का प्लांट, प्रोनुबा मॉथ, ऑर्किड एंड बी या बम्बल बीज। तो आपको पता है कि इसमें जो स्पेशली अगर देखा जाए कि ये जो फिग ट्री है ये और युक्का प्लांट या प्रोनुबा की बात करते हैं, ये इनमें सब में एग लेइंग की अगर देखा जाए साइट ये यहां पर दे रहे हैं, यानी कि प्लांट्स को जो रिवार्ड मिल रहा है पॉलिनेशन का, तो प्लांट्स बदले में उनको अंडे देने के लिए, एग लेइंग के लिए जगह भी प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे। और ये आपने देखा कि टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा एक छोटा सा फ्लैजेलेट्स है, प्रोटोजोआ है, जो टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में मिलेगा, और ये सेलुलोज डाइजेस्टर है यहाँ पे। तो इसको फूड और शेल्टर जो मिल रही है टर्माइट से, और टर्माइट को बेनिफिट क्या मिल रहा है कि ट्राइकोनिम्फा को उसमें अगर बात करेंगे सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करेगा। अच्छा, ऑर्किड एंड बी या बम्बल बीज, ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको स्यूडो पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है। एक बात समझना, इनमें
को एग्जिस्टेंस, को एक्सटिंक्शन, को इवोल्यूशन मिलता है, लेकिन ऑर्किड बी और बम्बल बी में अगर हम बात करेंगे को एक्सटिंक्शन, को एग्जिस्टेंस नहीं मिलता है, को इवोल्यूशन है। तो ये एक्सेप्शन है म्यूचुअलिज्म का, और इसमें सेक्सुअल डिजिट है, आप जानते हो। तो यहां पर ये खासकर अगर देखें तो अलग है इनसे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। म्यूचुअलिज्म के बाद सेकंड पॉइंट इसमें कॉमेंसलिज्म की बात हो रही है कि भाई कॉमेंसलिज्म क्या है। प्लस और जीरो पे ध्यान दीजिए, टू स्पीसीज हैं जिनके बीच में जो रिलेशन है, मतलब एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीसीज, वन इज बेनिफिशियल बट अनदर नॉट हार्म्ड। एक को तो फायदा हो रहा है, एक को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, न्यूट्रल है यहाँ पे। तो इसलिए प्लस और जीरो इंटरेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें एग्जांपल दिया है मैंने एपीफाइट पे, ऑर्किड एंड मैंगो, कि जैसे एपीफाइट है, एपी मींस ऊपर, फाइट मींस प्लांट, मैंगो के प्लांट पे ऑर्किड केवल सपोर्ट के लिए, बाकी ऑर्किड में हैंगिंग रूट्स होती हैं और लीव्स भी ग्रीन होती हैं, अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपना मिनरल वाटर, केवल सपोर्ट चाहिए और उससे मैंगो को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लॉनफिश और सी एनिमोन, तो अब क्या देखा, सी एनिमोन की जो बात हो रही है, ये जिनके टेंटिकल, और क्लॉनफिश छोटी सी जो है, जैसे कोई प्रेडेटर इसको वहां से दौड़ाता है तो ये आसानी से सी एनिमोन के टेंटिकल में आकर के अंदर छिप जाएगी और प्रेडेटर से बच जाएगी। तो इसमें भी हमें बहुत अच्छा एग्जांपल कॉमेंसलिज्म का देखने को मिल रहा है। आगे चल रहे हैं, बार्निकल्स एंड व्हेल, आपको पता है इसमें व्हेल के बॉडी पे बार्निकल क्रस्टेशियन होते हैं, छोटे छोटे चिपके रहते हैं। कैटल अलर्ट और कैटल ग्रेजिंग में जब कोई भी एरिया वहां पे कैटल्स निकलते हैं तो साथ साथ में पीछे छोटे छोटे बगुले या बर्ड्स, फॉलोअर बर्ड्स चलते रहते हैं, और इनके बीच में अगर हम बात करेंगे, जब वो कैटल आगे बढ़ेंगे या कह सकते हो कि झाड़ियों में घुसते हैं, उस दौरान उनमें से इंसेक्ट निकलते हैं जिनका यूज या जो फूड है किसका, अलर्ट बर्ड का या इन फॉलोअर बर्ड्स का। तो इसमें भी हमें प्लस और जीरो का इंटरेक्शन दिखते हैं। आगे प्रोटो कॉपरेशन, इसमें क्या है तो प्लस प्लस दोनों के बीच में। बस एक पॉइंट याद रखना, म्यूचुअलिज्म में क्या था, ऑब्लिगेट, और यहां पर क्या है, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, मतलब ऑप्शनल। इसमें क्या है, आई कांट लिव विदाउट यू, बट यहां क्या है, एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब तक साथ साथ हैं, दोनों को बेनिफिट है, अलग हो गए अपनी अपनी लाइफ आराम से सर्वाइव कर लेंगे। एग्जांपल में नाम दिया गया इसमें राइनोसेरॉस एंड टिक बर्ड, क्रोकोडाइल एंड बर्ड। देखिए एग्जांपल में ये राइनोसेरॉस के बहुत सारी टिक बर्ड प्रेजेंट हैं जो इनके एक्टोपैरासाइट को निकालती हैं। तो बर्ड को क्या मिल रहा है, फूड, और इसकी अगर बात की जाए राइनो को बेनिफिट क्या है, फ्रॉम गेट रिड या छुटकारा मिल रहा है किससे, जो पैरासाइट इसकी बॉडी पे लगे हुए थे। तो ये प्रोटो कॉपरेशन है। अब ऐसा तो नहीं है कि दोनों साथ साथ ना रहें तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जब अलग रहेंगे तो बर्ड को कोई दूसरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, और जो राइनो है उसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, वो अपना किसी और तरीके से जो पैरासाइट्स हैं उनको हटा लेगा। तो जब तक साथ साथ है तब तक उसमें हमें प्लस प्लस दिखाई पड़ता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, निगेटिव इंटरेक्शन में आते हैं। निगेटिव इंटरेक्शन में सबसे पहली चीज यहाँ पे जो हमें दिखाई पड़ रही है वो क्या है, प्रीडेशन, और एक तरफ मैंने लिखा है पैरासिटिज्म। निगेटिव इंटरेक्शन को हम डेट्रीमेंटल नेगेटिव या एंटागोनिस्टिक भी कह सकते हैं। इसमें एक्सप्लॉइटेशन के दो एग्जांपल दिए गए, एक प्रेडेशन और एक पैरासिटिज्म। देखिए प्रेडेशन में हमें ध्यान क्या रखना है, दो बातें, प्रे और प्रेडेटर। तो यहां पर प्रे और प्रेडेटर, प्रेडेटर कौन है अगर हम देखते हैं, टाइगर है, प्रे कौन है, डियर है। प्रेडेटर और प्रे के बीच में जो रिलेशन वो कैसे, क्या, प्रेडेटर के लिए कैच किल ईट, यानी इसको इमीडिएटली वो क्या करते हैं, किल करते हैं और ईट करते हैं। अब जो प्रेडेशन हमें दिखाई पड़ रहा है तो इसमें समझने वाली बात है कि जो ये हर्बीवोरस होते हैं वो हम ये देखें तो ऑल हर्बीवोरस कह सकते हो, इसके एक्सेप्शन तो हर जगह मिलते हैं, ऑल हर्बीवोरस आर प्रेडेटर बट ऑल कार्निवोरस आर नॉट प्रेडेटर, क्योंकि कार्निवोरस में बहुत सारे स्कैवेंजर हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो ऐसे में एक नेचर में प्रेडेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूज क्या है, बहुत बढ़िया पहला पॉइंट दिया गया है, एनर्जी फ्लो। अगर किसी फूड चेन में प्रेडेशन ना हो तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो एनर्जी कंड्यूट यानी चैनल के फॉर्म में ये प्रेडेटर काम करते हैं। दूसरा इसमें नाम दिया मैंने मेंटेनेंस इकोसिस्टम बैलेंस। इकोसिस्टम बैलेंस को मेंटेन करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे, तो आप ये कहते हो कि इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो प्रे पॉपुलेशन है उसकी अगर बात की जाए नंबर को कम करते हैं। मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी जो डाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे, कैसे करेंगे, प्रे के बीच में कंपटीशन को कम करेंगे। प्रे जब ये प्रेडेटर है और प्रे के नंबर को कम करेगा तो जो प्रे हैं उनके नंबर कम होंगे तो उनके आपस में कंपटीशन कम हो जाएंगे। तो ये मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, आपको पता है आपके बायो में भी माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर वाले टॉपिक में बायोपेस्ट कंट्रोल की बात आती है, वहां पर भी एग्जांपल बहुत अच्छे प्रेडेटर फंगस के मिलते हैं। ट्राइकोडर्मा है, डेक्टाइला है, डेक्टाइलेरिया है, ऑर्थोबोट्रस है, ये सारे के सारे प्रेडेटर फंगस हैं इसमें, या लार्विसाइडल फिश गंबूसिया है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी इनका यूज किया जाता है। अच्छा, इधर नाम दिया गया है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी क्या है, प्लस और माइनस का इंटरेक्शन है। प्लस किसको मिलता है तो आप कहते हो पैरासाइट को, लॉस किसको होता है, नेगेटिव किसको है, होस्ट को। तो पैरासाइट में प्लस माइनस जो रिलेशन आप देख रहे हो तो इसमें पैरासाइट के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। क्या, पहली चीज तो ये कि जो पैरासिटिज्म है उसमें होस्ट और पैरासाइट दोनों अलग अलग स्पीसीज के होने चाहिए। दूसरी चीज हम ये देखते हैं एक आइडियल पैरासाइट वही है जो लंबे समय तक अपने होस्ट पे रहकर न्यूट्रिशन लेता रहे, और ये होस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल को भी कंप्लीट करते हैं, और धीरे धीरे अगर बात की जाए डायरेक्टली किल नहीं करते हैं लेकिन होस्ट को वीक कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, जिसका फायदा प्रेडेटर उठाते हैं। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे पैरासाइट में टू कैटेगरी दी है, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टो में क्या है, लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग, कॉपियोट्स ऑन मेराइन फिशेज, लीच ऑन कैटल, ये सब बॉडी के बाहर से आउटर सरफेस से अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे टिक्स का एग्जांपल दिया या लीच का एग्जांपल दिया, तो ये एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट में क्या है, बॉडी के अंदर ह्यूमन लिवर फ्लूक, एस्केरिस्टीनिया, प्लाज्मोडियम या एंटोमीबा। अच्छा, ये ज्यादा अगर बात की जाए जो इनकी लाइफ साइकिल है एंडोपैरासाइट की काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इनमें कुछ एडॉप्टेशन भी मिलेंगे जिससे होस्ट को लॉस कम से कम हो और ये लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। क्या हो सकता है एडॉप्टेशन, इन पैरासाइट्स में लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंसेस ऑर्गन, क्या जरूरत है बॉडी के अंदर चुपचाप पड़े रहें, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन, अटैच के लिए सकंग या कह सकते हो कि हॉस्टोरिया टाइप के ऑर्गन्स, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इनकी आर वैल्यू काफी ज्यादा होती है और मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली सिंपलर होते हैं, तो ऐसे एडॉप्टेशन आपको इनमें मिलेंगे। अब इसी अगर पैरासाइट की बात करते हैं तो इसमें अगला एक इंटरेक्शन आता है एमेंसालिज्म, ये भी नेगेटिव है। अब इसमें अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो दो पॉइंट है, माइनस और जीरो। अब यहां पे एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीसीज, वन इज हार्म्ड बट अनदर नॉट इफेक्टेड, यानी दूसरी स्पीसीज न्यूट्रल है, तो इसके लिए नाम दिया गया एमेंसालिज्म। अब एमेंसालिज्म में हमें समझना है बड़े अच्छे दो पॉइंट हैं, एलिलोपैथी और एंटीबायोसिस। एलिलोपैथी का एग्जांपल हमें पार्थिनियम प्लांट है, इसको कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास कहते हैं, और इस पार्थिनियम प्लांट एलिलोपैथी शो करता है। मतलब देखो होता क्या है
कि इस प्लांट की रूट से स्पेशल केमिकल का सिक्रेशन होता है जो अपने नियर बाई आसपास सराउंडिंग दूसरी प्लांट्स के जो या कह सकते हो कि वीड को या कह सकते हो अदर जो हर्ब्स हैं उनको किल करता है। जो इससे निकलने वाला केमिकल है इनकी वजह से वो किल हो जाते हैं। तो इसको तो कोई उससे बेनिफिट हुआ नहीं, ये तो न्यूट्रल रहा। लेकिन जो सराउंडिंग वीड है जैसे स्मूथर क्रॉप वगैरह होती है तो वो क्या होती है, आसपास की वीड किल हो जाएंगी। तो ये एलिलोपैथी हमें देखने को मिलता है। इसके साथ एंटीबायोसिस, एंटीबायोटिक वाला कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे कोई फंगस की अगर बात करते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम क्या सिक्रीट करेगा, पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन से क्या होगा, बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस वगैरह जो है वो किल हो रहे हैं। तो जो इसमें सिक्रीट कर रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो उसके इन्फ्लुएंस में इंपैक्ट में आसपास में है उसकी डेथ हो जा रही है, तो इसी को हम लोग एंटीबायोसिस कहते हैं। एंटीबायोसिस का नाम दिया गया। अब इसके अलावा और भी नेगेटिव इंटरेक्शन में एक बड़ा अच्छा पॉइंट आता है कंपटीशन। कंपटीशन, सब लोग कंपटीशन कर रहे हैं, तो कंपटीशन की जो बात आती है इसमें देखिए दो स्पीसीज हैं और दोनों के साथ नेगेटिव इंपैक्ट रखा गया है। पहला पॉइंट आपके माइंड में ये आया कि दोनों नेगेटिव क्यों है। देखो क्या होता है कि कंपटीशन में एक की प्रेजेंस की वजह से दूसरी की जो फिटनेस है, जो इंट्रिंसिक आर वैल्यू है वो रिड्यूस होती है। तो ये अगर हम बात करेंगे इसका इफेक्ट दोनों पे जाएगा तो दोनों ही माइनस और माइनस है। अब हमें कंपटीशन किसमें मिलता है, एक तो हमने नाम दिया इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा नाम दिया इंटर स्पेसिफिक। अब इंट्रा और इंटर दो हैं, सेम स्पीसीज का कंपटीशन और डिफरेंट स्पीसीज का कंपटीशन। ये है इंडिफरेंट यानी इंटर और ये है इंट्रा। अब देखिए इसके पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। कंपटीशन के लिए जनरली कंपटीशन अकर्स कब, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ऐसा माना जाता है कि कंपटीशन कब होता है जब दो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड हो। लेकिन आगे एक और इसमें बात रखी गई रिसोर्सेज लिमिटेड। भाई जब कोई चीज लिमिटेड होगी और दोनों को एक ही चीज चाहिए तो भी तो कंपटीशन सबसे ज्यादा होगा, ऐसा मानते हैं। लेकिन नेचर में ऐसा हमेशा हो या ऑलवेज ट्रू हो ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट इंटायरली ट्रू। एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें दिया गया है, क्या साउथ अमेरिका की जो शैलो वाटर लेक है उनमें क्या देखने को मिलता है कि भाई जू प्लैंक्टन की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जू प्लैंक्टन इस वाटर बॉडी में काफी ज्यादा हमें मिलते हैं और वहां की जो रेसिडुअल फिशेज हैं वो जू प्लैंक्टन को खाती हैं। लेकिन जो विजिटिंग बाहर से आने वाली फ्लेमिंगोज बर्ड उनका भी फूड क्या है, जू प्लैंक्टन। तो अब आप देख लीजिए जू प्लैंक्टन अबंडेंटली है, कोई जरूरी नहीं कि लिमिटेड है, और दोनों स्पीसीज रिलेटेड नहीं है, हाईली अनरिलेटेड। एक फिश है और एक बर्ड है, तो ये जरूरी नहीं है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में कंपटीशन हो या रिसोर्सेज लिमिटेड हो। हमें नेचर में ये भी देखने को मिलता है। दूसरा इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन में अनलिमिटेड रिसोर्सेज है और इसको इनडायरेक्ट कंपटीशन कहते हैं। खाने की कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी उसमें इंटरफेयर, एक की प्रेजेंस की वजह से दूसरे को इंटरफेयर हो रहा है। जैसे कोई फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में अगर हम देखें तो वहां पे 10-12 डियर घूम रहे थे और एक लॉयन पहुंच गया। अब कुछ 4-5 फॉक्स या वुल्फ कह सकते हो जो भी है हाइना, वो भी पहुंच गए। अब सबके खाने के लिए आराम से फूड अवेलेबल है, लेकिन लॉयन के पहुंचने से जो फॉक्स थे या वुल्फ थे उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो ही रही यहाँ पे। तो लॉयन ने जब फॉक्स को भगाने की कोशिश की उतनी देर में वहां से डियर भी चला गया, ये जो भी हिरन थे वो चले गए। तो अब ऐसे में क्या हुआ, दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। तो इंटरफेरेंस कंपटीशन भी हमें नेचर में देखने को मिलता है। कंपटीशन में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे समझ लेना कि गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये दिया गया। एक बात समझना, गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमेशा वैलिड हो ऐसा नहीं है। इसके लिए तुम्हें ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। तब इन्होंने कहा नो टू स्पीसीज कैन ऑक्युपाई द सेम इकोलॉजिकल निके, यानी एक ही इकोलॉजिकल निके में दो स्पीसीज एक ही जैसे रिसोर्सेज के लिए लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती हैं। निके एक वर्ड आया, ये क्या है, इसको हम लोग ये कहते हैं टोटल रोल ऑफ अ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी। ये तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन आप याद रखिएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो प्रोफेशनल एड्रेस होता है उसको निके कहते हैं, या ऐसे कह लो माइक्रो हैबिटेट, ये उसका निके होता है। तो ये इसके लिए जो नाम दिया गया, ये एक गाउस ने इस बात को समझाया और उसके लिए ये पॉइंट होने चाहिए। अच्छा, तो ऐसे में क्या होगा कि जब दोनों स्पीसीज एक ही निके में लंबे समय तक नहीं रह सकती हैं तो दिक्कत क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीसीज। सुपीरियर की प्रेजेंस में जो इंफीरियर स्पीसीज है उसका क्या हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है या वो रिमूव हो सकती है। अब यहां पर एक्सटिंक्ट की अगर बात करेंगे, एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, क्या गैलापागोस आइलैंड पे वहां पर मिलने वाले एबिंगडन टर्टोइस और गोट को जब इंट्रोड्यूस कराया गया और दोनों हर्बीवोरस थे, तो हम क्या देख रहे हैं कि लगभग एक डिकेज में 10 साल के अंदर अंदर वो सारे के सारे जो एबिंगडन टर्टोइस थे वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अगर हम रिमूव की बात करते हैं, सबको पता है कि ऐसे में वो बार्नेकल वाला एग्जांपल आपको याद है कि भाई जो बार्नेकल थे उनकी दो स्पीसीज थी यहाँ पे, और कॉर्नेल्स का एक्सपेरिमेंट जो किया गया था तो उसमें एक बैलेंस था और एक चैथामेलस था। तो सुपीरियर की वजह से जो इंफीरियर रिमूव हो गया वहां से, तो ये भी हमें नेचर में एग्जांपल देखने को मिलते हैं। तो फिर वापस एक बात समझना, मैंने कहा ऑलवेज, हमेशा ये वैलिड नहीं है। मतलब रिसोर्सेज पार्टीशनिंग हो जाए फिर तो फिर गाउस या कह सकते हो कंपटीशन की रिड्यूस हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। रिसोर्सेज पार्टीशनिंग का मतलब क्या, निके ओवरलैपिंग। तो आपको याद है मैं ऑथर साहब ने यहाँ पे समझाया भी था, बताया भी था कंपटीशन में रिसोर्सेज पार्टीशनिंग को लेकर के। एक सिंगल ट्री पे एक ही ट्री पे जो बार्बडोस थी उनकी 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक साथ रह सकती हैं। क्यों रह सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फॉरेगिंग की अगर बात की जाए और खासकर जैसे कह सकते हो कि फूड पैटर्न या ईटिंग पैटर्न में चीजों को चेंज किया, तो बिना कंपटीशन या कंपटीशन को कम करके भी आराम से वहां पर वो रह सकती हैं। तो ये इसमें इंटरेक्शन हमें दिखाई पड़े, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए सक्सेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन वर्ड यूज किया गया यहाँ पर। सक्सेशन मतलब सक्सेस, तो सक्सेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर कम्युनिटी टिल दे रीच ऑन टू द क्लाइमेक्स कंडीशन। जब तक क्लाइमेक्स में ना पहुंचता जाए तब तक वहां पे कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट होता जाए। अब पॉइंट ये आता है सक्सेशन के टाइप्स, कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। अब इसमें 2 बातें समझ लेना, एक टाइप है और एक कॉजेज है। कॉजेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होते हैं, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक, 2 कॉजेज हैं। ऑटोजेनिक मींस सेल्फ, यानी कम्युनिटी के अंदर का ही कोई फैक्टर है उसकी वजह से जो चेंज आए तो नाम दिया ऑटोजेनिक, और एलो का मतलब क्या है, डिफरेंट। सक्सेशन के दौरान कोई बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई बाहर से फ्लड है, फायर है, कोई बाहर का कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से सक्सेशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलोजेनिक। अच्छा, टाइप्स में 2 बातें आई, फिर वापस आइए, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऐसा एरिया जहां पर पहले से कभी भी कोई भी वेजिटेशन था ही नहीं और फर्स्ट टाइम वहां पर सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक स्लो प्रोसेस है और इसमें वेदरिंग भी और पीडोजेनेसिस भी होती रहती है, यानी सॉइल का डेवलपमेंट भी होता रहता है और थाउजेंड्स ईयर लग जाते हैं, तो उसको प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। जैसे कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो उसका लावा है, या कोई बेयर रॉक है, या कोई न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड है, या अगर हम लोग
लोग बात करते हैं, इसके साथ साथ में सैंड ड्यून्स हैं, इनमें प्राइमरी सक्सेशन देखने को मिलता है। अब सेकंड क्या है? सेकेंडरी सक्सेशन। एक बार वहां पर जो वेजिटेशन था वो स्टेबलिश था, लेकिन कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से वो डिन्यूड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और दोबारा से फिर वहां पे जब सक्सेशन स्टार्ट हुआ तो उसके लिए नाम दिया गया सेकेंडरी सक्सेशन, जो कि फास्ट है। एक फास्ट बनने में 100 से 200 साल लगेंगे और सेकेंडरी सक्सेशन हो जाएगा। अब सेकेंडरी सक्सेशन में आप ये देखते हो कि जैसे कोई फायर फॉरेस्ट है, कोई फ्लडेड एरिया है, कोई डिफॉरेस्टेड एरिया है, ये सारे के सारे सेकेंडरी सक्सेशन में आ जाते हैं। अब सक्सेशन एक प्रेडिक्टेबल है, हम इसमें एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये अगर देखा जाए तो जो सक्सेशन हो रहा है या सक्सेशन की बात करते हैं, इवोल्यूशन तो हर समय होता रहता है, लेकिन सक्सेशन हर समय होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक कोई नई स्पीसीज नहीं बनेगी यहाँ पे तब तक आप सक्सेशन नहीं कहोगे। इवोल्यूशन में जो चेंजेस आ रहे थे आते रहेंगे, लेकिन अगर वहां पर भी कोई न्यू स्पीसीज बन जाए तो ऐसे में फिर सक्सेशन कहलाता है। अच्छा, एक बात और समझना, जब सक्सेशन होता है या सक्सेशन का प्रोसेस चल रहा है उस समय हमें समझने की चीज कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम ये देखें कि सक्सेशन के दौरान जो बेस में सबसे नीचे की तरफ जो फर्स्ट कम्युनिटी है उसके लिए हम नाम क्या देते हैं, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी, ये इसमें पायोनियर कम्युनिटी कहलाती है। अच्छा, और जो सबसे लास्ट में जाती कम्युनिटी है यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, उसके लिए नाम देते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो ये क्लाइमैक्स और ये पायोनियर, इसके बीच में यहां से यहां तक जितनी भी यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 ये जो डिफरेंट कम्युनिटी सेंटर में आई हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, सीरियल स्टेज। तो ये सीरियल स्टेज हो जाएंगे 2 3 4। पहली क्या है पायोनियर, लास्ट क्या है क्लाइमैक्स। तो जरा समझिएगा, पायोनियर कम्युनिटी, सीरियल स्टेज और क्लाइमैक्स ये सब मिलकर के क्या कहलाते हैं, इनको हम लोग सेरी या सीयर के नाम से बोलते हैं। अब समझने की बात इसमें ये भी है कि ये जो सक्सेशन हो रहा है वो किस एरिया में, अगर वो वाटर में हो रहा है तो उसके लिए हमने नाम क्या दिया यहाँ पर, हाइड्रोसीयर, वर्ड यूज किया गया हाइड्रोसीयर ये। और अगर रॉक पे या डेजर्ट कंडीशन में हो रहा है तो उसके लिए एक नाम दिया गया ड्राई के लिए जीरो सीयर। अब इसमें भी दो बातें हैं कि अगर रॉक की अगर बात करते हैं, रॉक पे होगा तो उसके लिए हम लोग क्या नाम देते हैं, लिथो, LITHO, लिथोसीयर। और अगर सैंडी कंडीशन में होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सैमोसीयर। अब ये सक्सेशन की बात रखी गई, आपको दो पे ध्यान देना है, एक आपका हाइड्रोसीयर है और एक आपका लिथोसीयर है, जो आपके सिलेबस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिएगा कि पायोनियर कम्युनिटी क्या होती है। जो सबसे पहली कम्युनिटी है वो पायोनियर, जो सबसे लास्ट में है वो क्लाइमैक्स। पायोनियर कम्युनिटी की स्टेबिलिटी कम है और क्लाइमैक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है। पायोनियर का बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्शन ज्यादा है और क्लाइमैक्स का रिप्रोडक्शन कम है यहाँ पे। तो ये पायोनियर से क्लाइमैक्स की ओर जाते हैं तो हर चीज बढ़ती है, हर चीज कॉम्प्लेक्स होती जाती है और आप धीरे धीरे जब स्टेब्लिश होकर के बिल्कुल पीक पे आ गए फॉरेस्ट, तो उसके लिए नाम दे दिया गया क्लाइमैक्स। अब जैसे वाटर बॉडी में सक्सेशन हो रहा है तो हम देखते हैं जो फर्स्ट इसमें सबसे पहली स्टेज है वो क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, वो पायोनियर स्टेज है यहाँ पे। सेकंड रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, अब उसके बाद थर्ड सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, और फोर्थ की अगर बात करें रीड स्वैम्प, थोड़ी दलदल वाली जगह हो जाती है रीड स्वैम्प की एरिया, तो उसमें मिलेंगे। उसके बाद फिफ्थ क्या है, मार्स मैडो, दलदल जो बॉग या कह सकते हो कि जो वाटर जो था धीरे धीरे पानी इवेपोरेट होता जाएगा और वहां पे मॉइस्चर रह जाएगा चिपचिपा, और मार्सी एरिया हो गया, उसमें मीथेन गैस वगैरह भी होती है, तो मैडो घास के मैदान तैयार हो गए। और उसके बाद अगर बात की जाए नंबर 6 में तो यहाँ पर इसका भी स्टेज आ गई, और 7 में वुडलैंड स्टेज के बाद बात की जाए क्लाइमैक्स कंडीशन में पहुंचे तो वो क्या है, फॉरेस्ट। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक पॉन्ड जो है वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, इसी को यहाँ पर हाइड्रोसीयर या हम लोग वाटर बॉडी की बात हो रहे हैं उसमें होने वाला सक्सेशन है। ऐसे ही अगर जीरो सीयर की बात करते हैं यहाँ पे तो जीरो सीयर में क्या है, एक आपको ध्यान देना है लिथोसीयर। लिथो का मतलब किसी भी रॉक पे जो सक्सेशन हो रहा है उसके लिए नाम दिया गया लिथोसीयर। अब देखिए रॉक पे जब सक्सेशन होगा तो सबसे पहली पायोनियर कम्युनिटी क्या होती है, क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन, वो लाइकेन उसके ऊपर चिपक जाते हैं और वो वेदरिंग में भी हेल्प करते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग में भी हेल्प करते हैं, और ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं जिससे रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता रहता है। उसके आगे जाते हैं तो हमें फॉलियोज लाइकेन, और फॉलियोज के बाद फिर प्लांट आ जाते हैं एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। तो इस तरीके से लिथोसीयर की बात हो रही है, उस पर सक्सेशन होगा। अच्छा, अब हाइड्रोसीयर और लिथोसीयर में क्या डिफरेंस है, ये वाटर में हो रहा है, ये रॉक पे हो रहा है। हाइड्रोसीयर फास्ट होता है, लिथोसीयर स्लो होता है। यहाँ पायोनियर कम्युनिटी फाइटोप्लैंक्टन्स है, इसमें कौन है, क्रस्टोज है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाटर से म्यूजिक की ओर जा रहे हैं, और इनकी अगर बात करते हैं तो ये ड्राई या रॉक से म्यूजिक की ओर जा रहे हैं, जाएंगे दोनों ही मीजोफाइट्स की ओर अगर हम देखेंगे तो। अब अगला एक पॉइंट आया नेक्स्ट, इकोसिस्टम। आपने एक नाम सुना है एजी टेंसले का, तो एजी टेंसले साहब ने इकोसिस्टम नेम दिया था, इकोसिस्टम टर्म दी थी यहाँ पे। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज द सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, ये भी कहा गया। या इसके लिए और डेफिनेशन क्या निकलती है कि इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, एक नेचर या एनवायरमेंट की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। आगे इकोसिस्टम में भी क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल या आर्टिफिशियल, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, परमानेंट या टेम्परेरी, स्मॉल या लार्ज। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि नेचुरल बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैंने कहा ग्रासलैंड है, डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वाटर बॉडी है, रिवर, ये सब हो गए यहाँ पे। आर्टिफिशियल, मैन मेड, एंथ्रोपोजेनिक, डैम, एक्वेरियम वगैरह। कंप्लीट का मतलब क्या है, इसमें बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर्स हैं, खासकर बायोटिक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकंपोजर तीनों प्रेजेंट है। इनकम्प्लीट का मतलब कोई इसमें से एब्सेंट है। परमानेंट जो नेचुरल है वो मोस्टली परमानेंट है, जो आर्टिफिशियल है वो टेम्परेरी है। स्मॉल और लार्ज, एक तालाब का पानी या एक पॉन्ड की सिंगल ड्रॉप भी एक इकोसिस्टम है, और एक ओशियन भी इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, और अबायोटिक में लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर। अभी थोड़ी देर पहले अबायोटिक फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ बायोटिक की बात करेंगे। इसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में सबसे पहला नाम आया प्रोड्यूसर, उसके नीचे में लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफ्स, मतलब जो एनवायरमेंट में अबायोटिक फैक्टर्स या अबायोटिक कंपोनेंट्स का यूज करके अपनी एनर्जी प्रिपेयर कर सकें, अपना फूड प्रिपेयर कर सकें, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। मेन प्रोड्यूसर की जब बात आती है तो उसमें ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और ग्रीन प्लांट्स में अगर बात की जाए तो सनलाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, इसलिए इनको हम लोग यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उसमें ट्रांसड्यूसर का भी नाम दे देते हैं, या इनको हम लोग ट्रांसड्यूसर भी बोल देते हैं। एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, वो यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा एक बात और समझ लेना, जो बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, उनको भी यहाँ पे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स कंटेंट का यूज करके अपनी एनर्जी प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर में हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जो अपना फूड अबायोटिक फैक्टर्स से डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पर हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जो कंज्यूमर। इसमें दो पॉइंट है, मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जिनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन डाइजेशन, वो क्या है, मैक्रो कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप। ये हर्बीवोरस है, ये कार्निवोरस है, ये टॉप है, मतलब ये तो दूसरे को किल कर सकते हैं और मार सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं मार रहा है, इसलिए इनके लिए नाम टॉप कंज्यूमर है। माइक्रो कंज्यूमर्स की अगर बात करेंगे, इसमें क्या आते हैं, डिकंपोजर्स, इनको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोट्रॉफ्स, जो ऑस्मोसिस के थ्रू अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये इसके बायोटिक फैक्टर्स हुए। अब इकोसिस्टम के फंक्शन क्या है, इकोसिस्टम में चार मेन फंक्शन इसमें जो लिखे हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। पहला नाम दिया गया इसमें प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी को लेकर बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या है, तो प्रोडक्टिविटी द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन यूनिट एरिया यूनिट टाइम इज
कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। एक यूनिट एरिया यूनिट टाइम में जो बायोमास प्रोडक्शन की रेट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं यहाँ पे। अब अगर बात करें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मास है तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में, एनर्जी है तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्टिविटी कितने टाइप की है, 2 टाइप की, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में किस लेवल पे है, तो आप ये कहते हो प्रोड्यूसर लेवल पे, और सेकेंडरी की अगर बात करते हैं किस लेवल पे है, तो वो कंज्यूमर लेवल पे। प्रोड्यूसर अभी मैंने बताया, इसमें 2 पॉइंट फिर दिए गए, जीपीपी और एनपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस टोटल फोटोसिंथेसिस, यूनिट एरिया यूनिट टाइम में होने वाला टोटल फोटोसिंथेसिस क्या कहलाता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इधर मैंने नाम दिया एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो आप ये कहते हो कि जीपीपी की जो हमने बात रखी है यहाँ पे, ये जीपीपी माइनस आर, तो जीपीपी से ये आर रेस्पिरेशन को मैंने माइनस किया और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी माइनस किया, तो जो बचेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमें ये ध्यान रखना है इस बात का कि ये वो प्रोडक्टिविटी है जो अगले ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर की जा सकती है। एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर 170 बिलियन टन है, जिसके 2 पार्ट किए गए, 55 बिलियन टन ओशियन की है और 115 बिलियन टन लैंड की है। अब यहां पर जो ये प्रोडक्टिविटी है इसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें हमें ये ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन बनता है कि भाई जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी या हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी है, तो टेरेस्ट्रियल में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, उससे कम इसकी है डेसिडियस फॉरेस्ट की, उससे कम टेम्परेट की और फिर आर्कटिक की। उधर एक्वेटिक में हाईएस्ट किसकी है, तो आप कहते हो कोरल रीफ की, उससे कम किसकी है, लेक की, उससे कम किसकी है, रिवर की, सबसे कम किसकी है, ओशियन की। लास्ट बात कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ में भी अगर आप कंपेयर करते हो तो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। और अगर एग्रीकल्चर या मैनमेड की अगर बात करेंगे तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है C4 प्लांट, सुगर केन प्लांट की अगर बात करेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट है। अब डिकंपोजिशन में यहां पे ये स्टेप्स हैं, आपको पता है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। अब फ्रेगमेंटेशन देखो, डिकंपोजिशन भी जरूरी है क्योंकि अगर डिकंपोजर्स नहीं होंगे तो फिर मिनरल की साइक्लिंग कैसे होगी, तो मिनरल वापस कैसे आएंगे यहाँ पे, तो फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले जो लीटर है उस लीटर को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में इन्होंने चेंज किया, वो डेट्रीवोरस है, उनको हम फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर कह सकते हैं। दूसरा नाम दिया गया लीचिंग। अब लीचिंग की अगर बात करते हो, कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं, ये क्या है, तो आप ये कहते हो कि बैक्टीरिया और फंगस जो भी डिकंपोजर्स हैं उस मैटर पे, पार्शियली डिकंपोज मैटर पे जो अपने एंजाइम सीक्रेट करेंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। फिर बात आती है लीचिंग। जब रेनफॉल होता है तो उसमें वाटर सॉल्युबल मैटर पर्कुलेट डाउनवर्डली, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जो है मूव कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग। फाइनली क्या बनकर तैयार होता है, ह्यूमस। ह्यूमस एक कोलाइडल सब्सटेंस है, जेली लाइक है, एमॉर्फस है, और ये सॉइल को अगर बात की जाए पार्टिकल को आपस में जोड़ने का भी काम करता है, तो ये ह्यूमस बनकर तैयार हुआ। अब ह्यूमस बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। एक पॉइंट याद रखना, क्या माइक्रोबियल एक्शन के लिए ह्यूमस रेजिस्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी माइक्रोब्स उस ह्यूमस से न्यूट्रिएंट को बाहर नहीं निकालेंगे, स्लो निकालेंगे, और जो निकालेंगे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट उसको क्या कहेंगे, मिनरलाइजेशन। और जो धीरे धीरे स्लो डाउन उसका डिग्रेडेशन जो हो रहा है, तो बाकी जो ह्यूमस है उसका यूज प्लांट भी कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप है यहाँ पे, आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ साथ अब अगला फंक्शन है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में जब हम जाते हैं तो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो 100% है उसको 2 जगह डिवाइड किया गया। क्या क्या, विजिबल स्पेक्ट्रम इधर लेस देन 50% और उधर अदर लाइट मोर देन 50% की अगर बात करते हैं, क्या है 400 से 700 नैनोमीटर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, PAR। इस PAR का 2 to 10% फोटोसिंथेसिस में यूज होता है और ISR का 1 to 5% फोटोसिंथेसिस में यूज होता है अगर बात करेंगे, यानी GPP है ये। अब आपने देखा ISR में जो 1 से 5% फोटोसिंथेसिस में यूज हुआ, उसका 0.2 से 1% रेस्पिरेशन में, अदर मेटाबॉलिक लॉसेस में भी खर्च हुआ, और जो हमें यहां पर NPP मिलती है वो 0.8 से 4% NPP मिली। तो एनर्जी फ्लो में हमें ध्यान क्या रखना है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो डिक्रीज विद सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल पे आगे जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का लेवल कम होता जाता है। और एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर अकॉर्डिंग 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। तो ये यहां पर एनर्जी फ्लो को लेकर के हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। कैसे, आपको पता होना चाहिए, सन है, सन से लाइट कहां गई, प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर की अगर बात की जाए तो ये जो सन था इसने प्रोड्यूसर की जो बात रखी गई, तो ये ग्रीन प्लांट्स हैं यहां पे, तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फोटोसिंथेसिस इन्होंने किया और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में गई। तो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है तो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी, और जब कंज्यूमर में गई तो एनर्जी काफी ज्यादा, वहां पर देखिए किस किस फॉर्म में, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो जब एनर्जी इतने फॉर्म में हो चुकी है तो क्या अब ये वापस लौट सकती है, क्या नहीं, इसीलिए क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। दूसरा पॉइंट, ये जो ट्रॉफिक काइनेटिक कांसेप्ट है एनर्जी का, आप समझिएगा। सनलाइट है सबसे पहले यहां पर प्रोड्यूसर में ग्रॉस, इनको एनर्जी मिलेगी, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं T1 T2 T3 T4 लिंडमैन का 10% लॉ फॉलो हो रहा है। अगर 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है तो 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को मिलेगी, तो उसको 100 किलो कैलोरी, उसका 10% अगले को 10 किलो कैलोरी, उसका 10% लास्ट में जो है उसको 1 किलो कैलोरी। अब आप समझिएगा, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी का लेवल सक्सेसिव घटता जा रहा है। तो जो लास्ट में है वो इकोलॉजिकली एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गए, वीक हो गए, लेकिन अगर फिजिकली बात करते हैं तो वो स्ट्रांग है, लेकिन इकोलॉजिकली वीक है, इसलिए लॉइन के नंबर भी कम है। अब आप ये देख रहे हो कि इसमें जो 90% है वो इसका लॉस हुआ। तो इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि भाई इन्होंने 10% आगे एनर्जी ट्रांसफर की थी, और रेस्पिरेशन में कितना खर्च कर रहे हैं ये 20%, तो 20 और ये 10, ये कितना हो गया 30, यानी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्होंने 70% जो है वो इनका अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए लॉस हुआ। ऐसे ही आगे जाएंगे, जो ये आपके रैबिट या जिनको हम लोग कह सकते हैं कि जो हर्बीवोरस हैं वो रेस्पिरेशन में कितना लॉस करते हैं 30%, और जो कार्निवोरस हैं वो कितना लॉस करते हैं 60%। अब ये एनर्जी फ्लो धीरे 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 लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कम हो गया, इसीलिए हम बार-बार कह रहे थे यहां पे कि सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का लेवल कम होता जाता है। फूड चेन एनर्जी फ्लो में हम देखते हैं तो हमें ये यहां पर मिल रही है, क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। फूड हैबिट के यानी खाए और खाए जाने एक दूसरे की जो उनकी हैबिट है वो एक सीक्वेंस बनकर तैयार हो गया, उसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं। अब ट्रॉफिक लेवल क्या है, ट्रॉफिक लेवल का मतलब स्पेसिफिक फंक्शनल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। फंक्शनल ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीसीज। यहां ये आप मत समझिएगा कि T1 है तो कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, उसका फंक्शनल लेवल क्या है, प्रोड्यूसर। ये बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं, मैंगो भी है तो इसमें यूकेलिप्टस भी है तो मस्टर्ड भी है, स्पीसीज नहीं देखनी है, उसका फंक्शन देखना है। तो T1 में क्या है, प्रोड्यूसर, T2 में क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, T3 में क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, और T4 में क्या है, टॉप कंज्यूमर। इधर टाइप ऑफ फूड चेन की जो हम बात करेंगे यहां पे, तो इसमें 3 टाइप की फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन GFC, पैरासिटिक फूड चेन PFC, और डेट्राइटस फूड चेन DFC। अब दो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पर ध्यान रखना है, जिनके बारे में आपको समझना है, ग्रेजिंग फूड चेन और DFC, डेट्राइटस फूड चेन में डिफरेंस क्या है। एनसीईआरटी में भी इनको अच्छे से समझाया गया है, तो आप जरा देखिएगा। स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, GFC की स्टार्टिंग ग्रीन प्लांट से है और DFC
की स्टार्टिंग जो है वो कहां से हो रही है? फ्रॉम डेट्राइटस, वो डेट्राइटस से हो रही है। दूसरा डिफरेंस क्या है? डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट पे डायरेक्ट डिपेंड है। इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट, वो किस पे डिपेंड है? डेट्राइटस। और डेट्राइटस कहां से आया? लिटर, और लिटर क्या था? फेसिली फॉलन लीफी मटेरियल एटसेट्रा, तो वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। फिर क्या है? 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ जीएफसी पे तो एप्लीकेबल है, लेकिन डीएफसी पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहां डेट्राइटस है। इसकी अगर बात की जाए, अगला जो डिफरेंस है, डिकंपोजर्स आर एब्सेंट की हम बात करेंगे यहां पे, और इसमें डिकंपोजर्स आर प्रेजेंट। फूड चेन में किसी ट्रॉफिक लेवल पे अगर हम देखेंगे तो वहां पर डिकंपोजर्स को पोजीशन नहीं देते हैं, लेकिन यहां अगर बात की जाए तो आप स्टार्टिंग इसकी बैक्टीरिया और फंगस से होती है। एनर्जी फ्लो फास्ट, यहां पे इसमें एनर्जी जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो होगा। इसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो बात हो रही है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, जीएफसी इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो, यानी कि जो एक्वेटिक सिस्टम है वहां जीएफसी के थ्रू एनर्जी मेनली चैनल है जो से ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि एक्वेटिक है, वाटर बॉडी है, डिकंपोजिशन कम होगा। लेकिन टेरेस्ट्रियल पे जो मेजर एनर्जी फ्लो चैनल है वहां पे वो क्या है? डीएफसी, डेट्राइटस फूड चैन। अब इसमें आगे फूड वेब बनता है। अब फूड वेब का मतलब क्या है? इन इकोसिस्टम मेनी फूड चैन आर इंटरलिंक्ड टुगेदर ऑन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड वेब। तो फूड वेब बनके तैयार हो गया, डिफरेंट फूड चैन आपस में इंटरलिंक है। आपको इससे इनको क्या बेनिफिट है? पहली बात तो ये कि आसानी से इनको फूड मिल जाएगा। दूसरी बात, इनको टेस्ट के हिसाब से खाने की चीजें मिल जाएंगी, कम मेहनत करके आराम से ये अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं यहाँ पे। बस ये बात ये ध्यान रखना कि फूड वेब जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा इकोसिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह जो होते हैं वहां फूड वेब काफी कॉम्प्लेक्स है, तो वो इकोसिस्टम भी स्टेबल होते हैं। अब इसके साथ साथ एनर्जी फ्लो में पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम या इनको एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। देखिए, एल्टन साइंटिस्ट थे, और एल्टन जो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने क्या किया कि इसमें पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट आया था, तो पिरामिड है क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर लाइक नंबर, बायोमास और एनर्जी, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको ये 3 टाइप के पिरामिड है। पहला क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर। देखिए, पिरामिड को फॉर्म कर या बनाते समय हमें लिमिटेशन को ध्यान रखना है, बिल्कुल फूड चेन के जैसे। सबसे पहले क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ऊपर क्या है? टॉप कंज्यूमर। जनरली जो पिरामिड है वो कैसे होते हैं? अपराइट। अब अगर हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, तो ये क्या है? बायोटिक पोटेंशियल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। और पिरामिड में बनाते समय हमें डिकंपोजर्स भी नहीं लेने, और यहाँ पर भी सेम स्पीसीज को रिपीट नहीं करना है। तो ऐसे में जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो जनरली मैंने क्या बोला? अपराइट। इन्वर्टेड के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर कोई सिंगल ट्री है और उसका पिरामिड नंबर का अगर देखा जाए तो वो कैसा होता है? इन्वर्टेड। दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास है, ये क्या है? एक तरीके से स्टैंडिंग क्रॉप का रिप्रेजेंटेशन है, स्टैंडिंग क्रॉप का रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बायोमास के भी पिरामिड जनरली कैसे होते हैं? अपराइट होते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि जो बायोमास है उसका जो एक्वेटिक का पिरामिड है वो कैसा होता है? इन्वर्टेड। एक्वेटिक, क्योंकि एक्वेटिक में जो प्रोड्यूसर है वो क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। उनके नंबर तो ज्यादा है लेकिन बायोमास बहुत कम है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा एनर्जी की पिरामिड ऑलवेज अपराइट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, जैसे जैसे सक्सेसिव ऑर्डर में हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो एनर्जी का लेवल है वो क्या हो जाता है? कम होता जाएगा। तो ऑलवेज ये अपराइट है। अब नेक्स्ट फंक्शन है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड बायो, या कह सकते हो बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो बायो में क्या है? प्लांट है, ऑर्गेनिजम्स हैं और माइक्रोब्स हैं। जियो की अगर बात करते हैं यहाँ पे, इसमें क्या है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। और केमिकल की बात करते हैं उसमें क्या है? गैसेस और मिनरल। कार्बन साइकिल में जो मेन रिजर्वायर है वो क्या क्या है इसके यहाँ पे? देखो, एटमॉस्फेयर में लगभग 1% के आसपास कार्बन है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कार्बन का जो मेन रिजर्वायर है वो क्या है? ऑक्सीजन है। और लिथोस्फीयर में कोल पेट्रोल के फॉर्म में भी कार्बन है, वो भी एक इसका रिजर्वायर है। तो एनुअली 4 × 10⁻13 kg कार्बन इज फिक्स्ड इन बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू यहाँ पे। तो इसको ये एक साइकिल बैलेंस्ड है, लेकिन जब फॉसिल फ्यूल या दूसरी चीजें ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट वगैरह नेचर में ज्यादा वो इमिशन करते रहते हैं तो कहीं कहीं पर ये चीज जो है डिसबैलेंस हो सकती है यहाँ पे। अच्छा, ये एक गैसीय साइकिल है। अब इसके बाद फास्फोरस साइकिल की बात करते हैं। फास्फोरस साइकिल का जो मेन रिजर्वायर है वो क्या है? तो आप कहते हो इसका जो मेन रिजर्वायर है वो है रॉक, या कह सकते हो कि पेरेंटल, या कह सकते हो कि सॉइल रॉक यहाँ पर। तो रॉक इसका मेन रिजर्वायर है। अब क्या होता है? जो रॉक है वहां पर वेदरिंग होती है, और वेदरिंग में क्या होता है? ये ब्रेक होती है और उसमें से फास्फेट रिलीज होती है सॉइल सॉल्यूशन के फॉर्म में, और आगे चल करके अपटेक कौन करता है? प्रोड्यूसर, प्लांट्स। और प्लांट्स से कहां पहुंचते हैं? कंज्यूमर। तो प्लांट्स के लिए और कंज्यूमर मतलब एनिमल, दोनों के लिए फास्फेट चाहिए। क्यों चाहिए? आपको पता है फास्फेट सभी न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, एनर्जी रिच कंपाउंड जो भी है आपके एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, इन सब के लिए फास्फेट चाहिए यहाँ पे। तो प्रोड्यूसर्स ने लिया और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में पहुंचे। अब क्या हुआ? यहां से कंज्यूमर से जब हम आगे जाएंगे तो इनका वेस्ट मटेरियल और इधर के जो लिटर्स थे वो जो फॉल हुए थे उनको डिकंपोज करेंगे, फिर सॉइल सॉल्यूशन बनेगा, और इसमें से कुछ पार्ट रन ऑफ हो गया जो वाटर बॉडी में जाएगा, और वाटर बॉडी में जाकर के वहां पर क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन से सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में एंटर हो जाएगा और वो रॉक के फॉर्म में भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना है, एक बर्ड होती है अगर बात की जाए तो उसका एक्सक्रीटरी मैटर जो गुआनो है वो भी एक बढ़िया फास्फेट का कहीं कहीं पर सोर्स मिलता है। तो फास्फेट में और कार्बन साइकिल ये दोनों आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरत थी, काफी इंपॉर्टेंट है। टर्म बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड विल्सन ने दिया था। बायोडाइवर्सिटी की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं तो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। एक को सबसे पहले क्या कहते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड जो है इसको क्या कहते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी। और जो थर्ड है इसको कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब सबसे पहला पॉइंट आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? सिंगल स्पीसीज डिफरेंट जीन, यानी एक स्पीसीज में जीन लेवल पर या एलील लेवल पे मिलने वाली वेरिएशन जो डिफरेंस है, डाइवर्सिटी है, उसी को क्या कहते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। और ये जरूरी भी है जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्रॉप वगैरह में तो ज्यादा नहीं है तो मोनोकल्चर है, लेकिन बाकी नेचुरली अगर हम देखते हैं तो हमें एक स्पीसीज में बहुत सारे डिफरेंट जीन यानी इकोटाइप्स मिलते हैं। जैसे इंडिया में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो जो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, प्लांट का नाम है राउल्फिया वोमिटोरिया, जो हिमालय की डिफरेंट हाइट पे मिलते हैं और उनमें एक ड्रग मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं रेसरपाइन। तो उसमें क्या होता है? उसके कंसंट्रेशन और पोटेंशियल में हमें डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि वो जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक बढ़िया एग्जांपल है। दूसरा, इंडिया में मोर देन 50,000 राइस के स्ट्रेन है और मोर देन 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो है। ये क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी है। दूसरा सेकंड नाम दिया गया स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसको मतलब क्या है? एक सिंगल कम्युनिटी में जो डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है वो यहां पर स्पीसीज डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें यहां पे तो हमने ये कहा कि इंडिया में वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी ज्यादा है
एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम लोग कैसे देखते हैं, तो उसके लिए टर्म है स्पीसीज रिचनेस। उसका मतलब क्या होता है, पर यूनिट एरिया में मिलने वाली टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। और दूसरा इसमें अगर बात की जाए इवननेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटेबिलिटी कहते हैं। तो उसके बेस पे स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम देखेंगे। थर्ड क्या है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है, सिंगल एक लैंडस्केप जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, तो उसमें जो हमें डाइवर्सिटी दिखती है उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब थोड़ा हमें समझना है कि जैसे इंडिया में रेन फॉरेस्ट है, एस्चुरीज हैं, डेजर्ट हैं, या और भी कोरल रीफ वगैरह की बात करते हैं, ये सारे के सारे जो रीजन है उनमें नॉर्वे के कंपेयर में इंडिया में डाइवर्सिटी हमें ज्यादा मिलती है। और इसमें भी अगर हम स्टडी करें तो जैसे एक कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी है इसको हम लोग कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, और एक कम्युनिटी और है यहाँ पे, दोनों के बीच में जो डाइवर्सिटी मिलती है इसको क्या कहते हैं, बीटा डाइवर्सिटी। और एक ओवरऑल लंबे या कह सकते हो कि बड़े एरिया में होल डाइवर्सिटी अल्फा और बीटा मिला करके क्या कहलाती है, गामा डाइवर्सिटी। तो ये तीनों डाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। अब इधर आइए, पॉइंट आता है पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी। उसका पैटर्न क्या है, तो पैटर्न में हमें दो बातें जरूर ध्यान रखनी, क्या क्या, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, लैटिट्यूड, इक्वेटर से पोल की ओर जो हम जा रहे हैं या इक्वेटर से किसी भी जगह की जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है, लैटिट्यूड। और अल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट, यानी कि हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे माउंटेन पे तो कहते हैं अल्टीट्यूड पे बढ़ रही है, अल्टीट्यूड ऊपर जा रहे हैं। तो दोनों के अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के बढ़ने पर टेंपरेचर कम होता है, तो जब टेंपरेचर कम है तो वहां डाइवर्सिटी भी कम है और प्रोडक्टिविटी भी कम है। तो मतलब क्या निकला कि अल्टीट्यूड लैटिट्यूड दोनों का इफेक्ट डाइवर्सिटी पर एक जैसा होता है। जो कंट्री इक्वेटर के पास में है यहाँ पे उनमें डाइवर्सिटी ज्यादा है। इंडिया इक्वेटर के पास है, तो लगभग यहाँ अगर हम देखते हैं तो मोर देन 1200 बर्ड की स्पीसीज हमें मिल जाती है यहाँ पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डाइवर्सिटी कम होती जाएगी यहाँ। अब ये जो डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पैटर्न के बारे में, तो हमें यहाँ पर जो ये चीज देखनी है कि जैसे डाइवर्सिटी के ये जो ट्रॉपिकल जोन है उनमें प्रोडक्टिविटी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि भाई ट्रॉपिकल एरिया में डाइवर्सिटी ज्यादा क्यों है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों है। बहुत सारे उसके रीजन है, जैसे ट्रॉपिकल एक लंबे समय से अनडिस्टर्ब एरिया, इनमें ग्लेशिएशन नहीं हुआ है अनलाइक टेम्परेट। तो क्या होता है, एक लंबा समय मिल जाएगा, इवोल्यूशनरी टाइम मिल गया, जिससे स्पेसिएशन होता गया और स्पीसीज ज्यादा डेवलप हुई ट्रॉपिकल पे। दूसरी बात ये कि जो ये ट्रॉपिकल एरिया है इनमें लेस सीजनल वेरिएशन होती है। तो क्या होता है, जब उसके अंदर कांस्टेंट एक ही जैसा लगभग एनवायरमेंट है, वेरिएशन कम है, तो इसमें नीचे स्पेशलाइजेशन भी अच्छा है और वो डाइवर्सिटी को बढ़ाने में प्रमोट करता है। तीसरी बात, ट्रॉपिकल एरिया ज्यादा सनलाइट रिसीव करते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, तो वो भी डाइवर्सिटी को बढ़ाएगी। तो ये तो पैटर्न की बात हुई कि आखिर इसमें क्या इसका पैटर्न था। अब डाइवर्सिटी को लेकर के लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने जो बात रखी कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इविल कॉर्टेट। इसमें चार ये पॉइंट दिए गए हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा क्या है, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, और चौथा क्या है, को एक्सटिंक्शन। तो ये चार पॉइंट इसमें दिए गए। अब हमें देखना यह है कि जो सबसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डाइवर्सिटी को लॉस कर रहा है, क्या, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जैसे कोई ये एक नेचुरल हैबिटेट है यहाँ पे, अब इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स ये हमने कर दिए, इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। इसमें कोई रेलवे है, कोई हाईवे है, कोई रिफाइनरी की पाइपलाइन है, इन चीजों के बनने से अब ये फ्रेगमेंट में हो गया, तो जो एनिमल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन में, जैसे अमेजोनियन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, तो वहां पर भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। जो नेचर है उसमें ह्यूमन फूड और शेल्टर के लिए वो नेचर पे डिपेंड करेगा और हमारी नीड भी है, लेकिन जब ये नीड हमारी ग्रीड में चेंज हो जाती है, लालच में चेंज हो जाती है, तो वही हमारे लिए दिक्कत करती है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन के बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जैसे यहाँ पर पैसेंजर पिजन की बात करें, स्टीलर सी काऊ की बात करें, ये सब ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से कहीं कहीं पर एक्सटिंक्ट हुए। एलियन स्पीसीज इन्वेशन, एक्सोटिक स्पीसीज, बाहर से आने वाली स्पीसीज जब इंडिजिनस में या यहाँ की स्पीसीज के साथ ऐड होती हैं, तो क्या होता है, जनरली उनका स्टार्टिंग में कोई नेचुरल प्रेडेटर भी नहीं होता है, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में बहुत सारी स्पीसीज जो इंडिजिनस हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं। प्लांट्स में आपको याद है पार्थिनियम की बात करते हैं, लैंटाना की बात करते हैं, वाटर हाइसिंथ या आइकॉनिया की बात करते हैं, ये सब क्या है, एलियन स्पीसीज है। चौथा पॉइंट इसमें आया को एक्सटिंक्शन, मतलब जैसे को एक्सटिंक्शन का मतलब एक के साथ में दूसरा का एक्सटिंक्ट हो जाना। हमें क्या देखने को मिलेगा, म्यूचुअलिज्म के केस में, प्लांट और पॉलिनेटर के केस में, या होस्ट पैरासाइट अगर को इवॉल्व हो रहे हैं तो वहां पर भी हमें ये चीज देखने को मिलेगी को एक्सटिंक्शन की। तो जो इसमें नाम दिया गया थ्रेटेंड स्पीसीज, IUCN ने एक रेड लिस्ट बुक दी जिसमें बहुत सारे अगर बात की जाए प्लांट और एनिमल जो थ्रेट थे या एक्सटिंक्शन की ओर थे उनके बारे में चर्चा की गई। तो उसी में से कुछ टर्म्स यहां पे हम बात करेंगे। पहला हमने नाम लिख रखा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब ऐसी स्पीसीज उनका थ्रेट उनके सामने है और वो इमीडिएटली काफी जल्दी अगर देखा जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी वहां पे। इंडेंजर्ड की अगर बात करते हैं, हां यहां पर भी थ्रेट, लेकिन नियर फ्यूचर में, इतनी जल्दी नहीं जितनी रिस्क इनको है। तीसरा वल्नरेबल, नामी है मतलब बहुत नाजुक है, इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो इनको भी हमें ध्यान देना है, नहीं तो एक लंबे समय के बाद इनको भी एक्सटिंक्शन फेस करना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट है इसमें रेयर, इनके नंबर कम है इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं यहां पर, रेयर स्पीसीज। तो ओवरऑल थ्रेटेंड स्पीसीज में क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर इनको रखा गया। आज के समय में अगर देखा जाए प्लांट में सबसे ज्यादा थ्रेट टू एक्सटिंक्शन जिम्नोस्पर्म फेस कर रहे हैं, और एनिमल की अगर बात करते हैं तो उसमें हमें एम्फीबियन सबसे ज्यादा उनको एक्सटिंक्शन का थ्रेट है यहां पे। अब बायोडाइवर्सिटी जो लॉस की बात हुई, अब कंजर्वेशन की बात हो रही है। भाई कंजर्व क्यों करेंगे, क्योंकि हमें बायोडाइवर्सिटी की जरूरत है, नीड है। जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थ्री टाइप के यूटिलाइजेशन होते हैं। पहला क्या है, एक को बोलते हैं नैरो यूटिलाइजेशन, दूसरा क्या है, एक कहते हैं ब्रॉडली यूटिलाइजेशन, और तीसरा कहते हैं एथिकल। नैरो का मतलब होता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की चीजें जो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं, ब्रॉडली का मतलब होता है इकोसिस्टम सर्विसेज, और जो तीसरा है एथिकल मतलब कल्चरल। तो ये जो हमें इस सब सारी चीजों को जो मिल रही है नेचर से, उसके लिए हमें कंजर्व करना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन इसमें टू टाइप का है, इन सीटू और एक एक्स सीटू। इन सीटू बर्थ प्लेस पे जो जहां जैसा है उसको वहीं प्रोटेक्ट कर दिया जाए, एक्स सीटू अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस, वहां से हटकर। तो इन सीटू में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की जो बात हो रही है, जैसे इसमें नाम दिया गया सेक्रेड ग्रोव और सेक्रेड लेक, ये अपने इंडिया में भी आपको मिलेंगे, साउथ में भी है, इधर नॉर्थ ईस्ट में भी है, अपने राजस्थान में जैसे अरावली है। इसके अलावा और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो डिफरेंट जो लोग या कह सकते हो कि अपनी उनकी आस्था है, वो एक पवित्र उपवन और झीलों को वो एक तरीके से जब वो पूजा करते हैं, पूछते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में वो एक तरीके से प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। हॉट स्पॉट सेकंड पॉइंट दिया गया, नॉर्मन साहब ने हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया। हॉट स्पॉट को एक पॉइंट बस याद रखिएगा कि डिक्लेयर करने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया एक तो स्पीसीज रिचनेस, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिज्म की बात हो रही है, स्पीसीज रिचनेस और एंडेमिक स्पीसीज। और तीसरा पॉइंट हमने इसमें रखा कि थ्रेट टू एक्सटिंक्शन
विद रिस्पेक्ट टू हैबिटेट लॉस या इन टर्म ऑफ हैबिटेट लॉस के बेस अगर देखा जाए बिहाफ में उसको कितना खतरा है, कितना थ्रेट है, तो इन पॉइंट को देख करके हॉट स्पॉट को डिक्लेयर किया जाता है कि वहां एंडेमिक स्पीसीज कितनी है, वहां पे हम स्पीसीज रिचनेस कैसी है, और वहां जो हैबिटेट लॉस है हो रहा है उसको कितना थ्रेट है। तो इन चीजों को देखकर हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया गया। अभी इंडिया में अगर हम बात करते हैं हॉट स्पॉट, तीन हॉट स्पॉट है, थ्री है। एक तो वेस्टर्न घाट श्रीलंका, दूसरा इंडो बर्मा, और तीसरा हिमालयन या जिसको हम लोग ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं। तो ये 3 हॉट स्पॉट है। उसके बाद इसमें आगे चलते हैं तो नाम दिया गया कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये भी इन सीटू में ही आते हैं क्योंकि जो ह्यूमन है वो इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट, बहुत सारे कोस्टल एरियाज में या जहां डाइवर्सिटी ज्यादा है वहां पर बायोस्फीयर रिजर्व जो थे इसको यूनेस्को ने MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया था। और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी हिल्स पहाड़ियां उनको डिक्लेयर किया गया। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या हम देखेंगे यहाँ पे कि इसमें टोटल अगर देखा जाए तो जोन डिवाइड किए जाते हैं, सबसे आउटर, उसके बाद में यहाँ पे मिडिल और इनर। जो सबसे बाहर का जोन है इसको ट्रांजिशन जोन कहते हैं ये, और जो मिडिल है इसको बफर कहते हैं, और जो सेंटर का है इसको कोर कहते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन में तो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, उसके बाद बफर में परमिशन लेकर के स्टडी पर्पस वगैरह के लिए जाते हैं, लेकिन जो सेंटर में कोर है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पर किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद नाम आता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इन सीटू में ही आते हैं यहाँ पे। अब बात आती है एक्सी2 में भी सेक्रेड प्लांट होम गार्डन, उसके अलावा बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरिया और वाइल्ड लाइफ सफारी ये। और इस साइड में अगर बात करेंगे एक्सी2 में तो सीड बैंक, जीन बैंक या क्रायो प्रिजर्वेशन टिश्यू कल्चर की अगर बात करेंगे तो वहां पर चीजों को क्लोन बना करके भी हम रख सकते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और क्रायो प्रिजर्व करके आगे उनका यूज किया जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो सबसे पहला पॉइंट ये है, CO2 जनरली तो पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन जब उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो वो हमारे लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और उसी से जुड़ा हुआ ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। सबसे पहले इसमें हम एक बात करेंगे, एक नाम सुना होगा आपने फाइटोट्रॉन। फाइटोट्रॉन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल कंडीशन में प्लांट को ग्रो कराना। तो उसके एक पैनल होता है, और इस पैनल की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ये कांच का बना हुआ, और इसके अंदर जो प्लांट्स हैं उनको जो ग्रो कराया जा रहा है यहाँ पे, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? फाइटोट्रॉन। तो जो ग्रीन हाउस है सभी ग्रीन हाउस फाइटोट्रॉन है, लेकिन सभी फाइटोट्रॉन ग्रीन हाउस नहीं है। अब ग्रीन हाउस में जो पूरा ये सिस्टम है उसकी गैसेस कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है? सबसे बड़ा रोल किसका है? CO2 का 60%, फिर क्या है 20% मीथेन, और CFC 14% और N2O 6%। CO2 ये ऊपर एक लेयर कवर बना रही है यहाँ पे। अब क्या होता है इसमें CO2 और अदर गैसेस भी हैं, वाटर वेपर भी है। तो होगा क्या कि जो सनलाइट है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, वो यहाँ आई और इसका लगभग 1/4 पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ 1/4 के आसपास एब्जॉर्ब कर लिया, और जो ऑलमोस्ट हाफ रेडिएशन रीच अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस पे आ गया। तो जो ऊपर ये एक ग्रीन हाउस गैसेस CO2 वाटर वेपर जिन्होंने एक लेयर बनाई है, ये रेडिएशन एक्टिव होती है गैसेस। तो ये क्या करती है कि जो शॉर्ट वेवलेंथ है अल्ट्रावायलेट वगैरह उनको तो आने देती है, लेकिन यहां से जो लॉन्ग वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको पास होने से रोकती है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब उनको रोकेगी तो ये हीट एनर्जी के फॉर्म में ये वापस फिर आ जाएंगी। तो ये प्रोसेस जब बार बार होता जाएगा यहाँ पे, तो नीचे अर्थ सरफेस पे क्या होगा? वार्मिंग बढ़ने लगती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। मतलब भाई जो CO2 है ज्यादा हुआ, हाई कंसंट्रेशन, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऐसे में बात की गई यहाँ पे कि हाई CO2 कंसंट्रेशन क्या करेगा? चेक द रेडिएशन ऑफ द हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उसको रोकेगा। तो अब ऐसी कंडीशन में हीट टेंपरेचर बढ़ेंगे, अर्थ सरफेस की अगर बात की जाए यहाँ पे एक्स्ट्रा वार्म होगी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारे आजकल तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग की, लगातार इसकी वजह से जो आइस कैप है उनकी मेल्टिंग हो रही है, और जो ट्रॉपिक्स हैं वो टेम्परेट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं और टेम्परेट पोल की ओर जा रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो रेनफॉल का या सीजन पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं, एल नीनो इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, और जो सी सरफेस है उसका लेवल बढ़ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम ग्रीन हाउस की वजह से आ रही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ओजोन डिप्लेशन। देखिए सबसे पहली चीज कि जहां हम लोग हैं ये नीचे क्या है? तो हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, और यहां कोई जो ओजोन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और ये बैड ओजोन है। और जो गुड ओजोन है वो कहां होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, वो गुड ओजोन है। तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहां पर ओजोन लेयर हमें जो मिलेगी वो एक शील्ड के जैसे काम करती है, प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला के जैसे काम करती है यहाँ पे। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी यहाँ पे, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये पोल और इक्वेटर की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें लगभग 4 मिलीमीटर, और ये यहां अगर बात की जाए लगभग 3 मिलीमीटर थिकनेस इस ओजोन लेयर की हमें मिलती है, पाई जाती है। तो ये क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। किससे प्रोटेक्ट कर रही है? जो यहां से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करेगी यहाँ पे। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन सनलाइट या अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में ओजोन में कन्वर्ट होती रहती है, और वहां ओजोन का धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता रहता है, तो ओजोन लेयर बैलेंस रहती है। बट आजकल क्या हो रहा है कि जो ओडीएस है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, जिनका हमने नाम यहां पर रखा, ये ट्रोपोस्फेयर में रिलीज किए जा रहे हैं, और ये धीरे धीरे ओडीएस ऊपर बढ़ते रहते हैं यहाँ पे। और ओडीएस में क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O और मीथेन। सबसे ज्यादा इसमें अगर बात की जाए जो हार्मफुल है वो CFC है। जैसे अगर बात करें, आपको पता होगा CF2Cl2 की अगर बात की जाए यहाँ पे, इसको हम CFC12 भी कहते हैं यहाँ पे। ये तो ये कहां रिलीज हो रहे हैं? ट्रोपोस्फेयर में, और धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं ये लगातार। तो अब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? ओजोन लेयर की थिकनेस को कम करते हैं, और ओजोन लेयर को हम किस में मेजर करते हैं? डॉप्सन में। तो क्या होता है कि जनरली आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर 4 mm मतलब 400 DU, यहाँ 300 DU ये ओजोन लेयर है, लेकिन जब उसकी थिकनेस 100 DU तक आ जाती है तो उसी को क्या कहते हैं? ओजोन होल कहते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको पता है ओजोन होल को अंटार्कटिका में देखा गया, रिपोर्ट किया गया। अब क्या होगा? CF2Cl2, यहाँ आपको चैन रिएक्शन वो याद होगी, उसी से जो क्लोरीन एटम है ये ऊपर जाकर के ओजोन लेयर का डिप्लेशन करते हैं। तो 1 फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन कैन डिप्लेट 1 लाख मॉलिक्यूल ओजोन, और ये क्लोरीन एटम कंज्यूम नहीं होते हैं, ये एज इट इज रहते हैं क्योंकि कैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं यहाँ पे। अब अगर लगातार ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता रहेगा तो ये अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आएंगी, और इसमें भी स्पेशली जो यूवी बी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, अल्ट्रावायलेट बी की बात हो रही है यहाँ पे, ये तो हमारे लिए और हार्मफुल है। तो जब ये नीचे आएंगी तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट म्यूटाजेन का काम करते हैं, म्यूटेशन का काम करते हैं यहाँ पे। तो इसमें जब म्यूटेशन का काम करेंगे यहाँ, तो हमारे डीएनए और प्रोटीन इन अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन एजिंग, स्किन कैंसर, मेलानोमा। इसके अलावा और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये म्यूटाजेन के जैसे काम करते हैं, और कॉर्निया भी इसको एब्जॉर्ब करती है। उससे क्या होता है? इन्फ्लेमेशन या स्नो ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम ये हमें खासकर अल्ट्रावायलेट यूवीबी से देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो ओजोन लेयर है वो एक शील्ड के जैसे काम करती है, एक प्रोटेक्टिव अगर बात की जाए अम्ब्रेला के जैसे काम करती है। वाटर पॉल्यूशन की बात हो रही है, तो वाटर पॉल्यूशन का
यहां पर मतलब क्या है कि वाटर की अगर बात की जाए तो उसमें कोई ऑर्गेनिक, कोई इनऑर्गेनिक मैटर या कोई माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह जब ऐड हो जाते हैं तो इससे क्या होगा कि जो वो वाटर है उसका कोई फिजिकल केमिकल जो कैरेक्टर्स प्रॉपर्टी वो चेंज हुई और वो हमारे लिए हार्मफुल हो गया। तो वाटर पोल्यूशन में जो मैक्सिमम वाटर पोल्यूशन है वो किससे हो रहा है? डोमेस्टिक सीवेज। इसके अलावा और भी सोर्स हैं, जैसे हम वाटर पोल्यूशन की अगर बात की जाए, एग्रीकल्चर का वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर वेस्ट, लेकिन सबसे जो बड़ा है वो क्या है? मेन क्या है? डोमेस्टिक सीवेज। अब वाटर पोल्यूशन में सबसे हमें जो इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो क्या देखनी है? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है? आप ये कहते हो ये अमाउंट ऑफ डीओ, डिसॉल्व ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ डीओ, ये अमाउंट ऑफ डीओ है। इसके लिए तो आप कह सकते हो कि किसको चाहिए? बैक्टीरिया को चाहिए। अब किस लिए चाहिए? वाटर के अंदर जो बायोडिग्रेडेबल या जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकंपोज करने के लिए। तो ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और अगर हम बात करें यहां पर डीओ, डिसॉल्व ऑक्सीजन, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर बीओडी ज्यादा है तो डीओ कम मिलेगी यहां पे, और बीओडी की जो बात हो रही है यहां पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें ऐड करेंगे बीओडी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी यहां पे। अब अगर हम देख रहे हैं यहां पे कि भाई सीवेज डिस्चार्ज किया गया, तो डिस्चार्ज करने से जस्ट पहले अगर हम देख रहे हैं तो उसकी जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बिल्कुल लो में थी और डीओ बिल्कुल हाई ऊपर थी। लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद आपने क्या देखा कि जो यहां पर बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बिल्कुल लो थी वो ऊपर आ गई, और जो डीओ हाई थी वो कैसी हो गई? लो हो गई यहां पे। तो वाटर पोल्यूशन में बीओडी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और होता है सीओडी, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होता है कि जो सीओडी है ये केमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड जो हमने नाम दिया, इसमें दोनों चीजें, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, उन दोनों को ऐड किया जाता है, दोनों को मिला के देखा जाता है। तो किसी भी वाटर की सीओडी ऑलवेज हायर होती है एज कंपेयर टू बीओडी। बायोमैग्निफिकेशन नाम ही है, बायोमैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइड हो जाना, आगे की ओर बढ़, हम लोग बात करते हैं बढ़ते जाना। तो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के लिए ये बात आ रही है। तो इसमें क्या क्या है? डीडीटी जैसे है, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट है, या एचजी और सीडी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। क्या लिखा हुआ है? दे गेट एक्युमुलेटेड इन टिश्यू इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन अलोंग द फूड चेन एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल पे हम आगे बढ़ते जाते हैं यहां पे ये, वैसे वैसे अगर देखा जाए तो जो भी उसका सब्सटेंस है, चाहे डीडीटी है या जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है यहां पे। क्यों? क्योंकि जैसे डीडीटी का केस हमने लिया यहां पे ये, तो वाटर बॉडी में आपने देखा कि यहां वाटर में 0.003 ppb, लेकिन जो फिश ईटिंग बर्ड है उसमें ये 25 ppm मैग्नीफाइड होकर के हो गया। क्यों? क्योंकि ये एनिमल में ना तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में शामिल हो रहा है, ना वो एक्सक्रीट हो रहा है, तो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल के साथ लगातार ये बढ़ता जाता है। तो सब होगा वो जो टॉप लेवल पे होगा कंज्यूमर, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट वहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे फिश ईटिंग बर्ड की बात करेंगे तो डीडीटी इनकी कैल्शियम मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। और होता क्या है कि इसमें इनके जो एग होते हैं, उनके शेल, उनमें थिनिंग हो जाती है, प्रीमेच्योर हैचिंग होने लगती है, और जो वाटर बॉडी है, झील है, उसके पास इन बर्ड्स की, फिश ईटिंग बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। यहां आपको याद है एक रिकेल कार्सन थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग, वो भी पेस्टिसाइड डीडीटी पे ही थी यहां पे। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी हुई है एचजी की वजह से। अगर हम बात करते हैं तो मिनीमाटा डिजीज है, कैडमियम की वजह से इटाई या आउच डिजीज है यहां पे। तो ये बायोमैग्निफिकेशन में हमें देखने को मिलेगा। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट की बात आती है वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, तो इसमें एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, या हम इसको बोलते हैं ईटीपी, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इनसे सीवेज को लेस पोल्यूटेड करके फिर रिवर में पास कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और सीवेज का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटा। इसके अलावा और भी उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं यहां पे, तो उनको लेस पोल्यूटेड हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट, और फिर क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? फिजिकल ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करेंगे? दो पॉइंट याद रखना, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो क्या होगा? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से हमें जो लास्ट में यहां पर इंप्योरिटी मिलती है उसको हम लोग प्राइमरी स्लज के फॉर्म में बोलते हैं यहां पे, प्राइमरी स्लज। ये प्राइमरी स्लज है यहां पे ये, और ये जो इफ्लुएंट है, अब लार्ज और स्मॉल जो इंप्योरिटी थी उनको अलग करने के बाद इस इफ्लुएंट को आगे पास कराया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, और इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। देखो सीवेज ट्रीटमेंट में हमें सीवेज के अंदर जो बैक्टीरिया है उन्हीं से सीवेज का ट्रीटमेंट करना है, बाहर से नहीं लाना है। तो ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। सबसे पहले एरिएशन टैंक में इसको हम पास करेंगे, इसको मैकेनिकली लगातार इसको एजिटेट करते रहते हैं, और इसके साथ साथ इसमें एयर पंप करते हैं, और इसके अंदर अब एरोबिक बैक्टीरिया, माइक्रोब्स ग्रोथ अच्छी होगी। तो यहां पर एक पॉइंट दिया गया है फ्लॉक्स, मतलब क्या है? मास ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस या फंजाई, उसका ग्रुप, उसका अगर देखा जाए काफी अच्छी से ग्रोथ होगी बैक्टीरिया और फंगस की। अब ये क्या करेंगे? इसके अंदर बीओडी को कम करेंगे, तो जब बीओडी कम होगी तो डीओ बढ़ेगी यहां पे। अब एरिएशन टैंक से हम इस इफ्लुएंट को आगे लेके गए, और कहां लेके गए? तो इसको हम सेकेंडरी अगर बात की जाए सेटलिंग टैंक में आगे पास कराएंगे, और वहां से कुछ अमाउंट एक्टिवेटेड स्लज का वापस भी एरिएशन टैंक में भेजते हैं एज अ फॉर्म ऑफ इनोकुलम, ताकि प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। अब क्या है? वाटर को तो चाहे हम रिवर में पास करा सकते हैं क्योंकि उसकी बीओडी कम हो गई, लेकिन अब ये ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। अगर ड्रिंकिंग वाटर बनाना है तो हमें टर्शियरी ट्रीटमेंट में ले जाना पड़ेगा, और टर्शियरी ट्रीटमेंट में बहुत सारे अगर देखा जाए तो फिजियोकेमिकल चीजों में अल्ट्रावायलेट है, क्लोरीन है, परक्लोरेट सॉल्ट है, या आरओ लगा करके, और हम टर्शियरी ट्रीटमेंट से ड्रिंकिंग वाटर बना लेंगे, क्योंकि टर्शियरी ट्रीटमेंट में वाटर की टर्बिडिटी और माइक्रोब्स को हटा दिया जाता है। अब इधर का प्राइमरी स्लज, इधर का एक्टिवेटेड सेकेंडरी स्लज बाहर तो कहीं फेंकना नहीं है, नहीं तो और पॉल्यूशन होगा। तो उसको क्या करेंगे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में लाएंगे, और यहां पर डाइजेस्ट करवाया जाएगा एनारोबिक बैक्टीरिया, और उससे क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट गैसेस मिलती हैं, उनका जो मिक्सचर होता है उसको बायोगैस कहते हैं, जिसमें मीथेन है, H2S है और CO2 है। तो इस तरीके से सीवेज को लेस ट्रीटमेंट, सीवेज को हम लोग लेस पोल्यूटेड करके और रिवर में पास कर देंगे, जिससे क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा। अब थोड़ी सी बात पॉपुलेशन पे भी हमें करनी है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का जो नाम दिया गया, तो इसमें कुछ पॉपुलेशन के अपने कैरेक्टर्स हैं यहां पे। अब वो कैरेक्टर्स में क्या है? बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड। तो जैसे कि अगर हम बात करें, कोई इंडिविजुअल है, उसकी बर्थ होती है, लेकिन पॉपुलेशन में क्या है? बर्थ रेट है। कोई इंडिविजुअल है, उसकी डेथ होती है, यहां पर क्या है? डेथ रेट है। कोई इंडिविजुअल है, उसका कोई सेक्स होगा, मेल या फीमेल, यहां सेक्स रेशियो हम देख रहे हैं हम। इसके अलावा एज पिरामिड, तो एज पिरामिड क्या? एज जो डिफरेंट एज के ग्रुप की जो पॉपुलेशन है उनका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां समझा रहे हैं, और इसमें तीन है यहां। सबसे पहला एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, दूसरा क्या है? स्टेबल, कि हम लोग बात कर रहे हैं इसमें तो ये स्टेबल है, इसको हम लोग बेल शेप में देखते हैं, और तीसरा क्या है? डिक्लाइनिंग, इसको अर्न शेप या फ्लावर पॉट शेप देखते हैं। तो थ्री ग्रुप में या थ्री देखा जाए पार्ट में पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया। प्री रिप्रोडक्टिव 15 ईयर से कम, रिप्रोडक्टिव 15 से 44, और अब 44 पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में ले जाते हैं।
अब इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म या पॉपुलेशन साइज, देखो पॉपुलेशन कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, क्योंकि नेचर में बायोटिक अबायोटिक फैक्टर चेंज होते रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं इनकी वजह से पॉपुलेशन का जो बात की जाए साइज या फॉर्म वो भी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए ये 4 मेन फैक्टर हैं, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं लेकिन ये 4 मेन फैक्टर हैं। क्या क्या? इमिग्रेशन और नेटालिटी या बर्थ, मोर्टालिटी और इमिग्रेशन। तो इससे हम पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t+1 इज। तो इसके थ्रू हम यहां अगर बात करेंगे तो हम पॉपुलेशन साइज की स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में दो बातें हैं यहां पे, और वो क्या क्या है? 2 टाइप के कर्व हमें देखने को मिलते हैं। एक को हम लोग कहते हैं यहां पर जो नाम देते हैं जे शेप, और एक को बोलते हैं एस। तो देखो जे शेप वाला जो ग्रोथ है वो कब है? जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तब। तो सबसे पहले इन दोनों में क्या है? तो आप कहते हो इसमें है लैग फेज, उसके बाद क्या होती है? लॉग फेज, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब जो जे कर्व है इसमें आप देख रहे हो यहां पे कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लगातार कंटिन्यू इनकी ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा? कुछ समय के बाद जब पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होगा तो ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो ये इस टाइप की ग्रोथ हमें आर सेलेक्टेड स्पीसीज में देखने को मिल जाती है। जैसे रेनी सीजन में कोई एल्गल ब्लूम है या किसी इंसेक्ट बटरफ्लाई वगैरह की पॉपुलेशन है, ये इसमें दिखती है। तो इसके लिए क्या दिखते हैं? dn/dt = Rn। dn/dt चेंज इन पॉपुलेशन साइज, यहां पे r क्या है? बायोटिक पोटेंशियल, b - d, n क्या है? नंबर। तो इसी को हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि nt = n0 से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा आता है यहां पर सेकंड वाला, इसकी हम बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, या इसको कहते हैं सिग्मोइड कर्व। ये कब है? जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तब। इसमें ये कैरिंग कैपेसिटी है यहां पे। और अब अगर हम देखें तो यहां लैग फेज है, लॉग फेज है, और जो ये ऊपर इसको स्टेशनरी या इसको हम लोग यहां पर स्टडी फेज भी बोलते हैं यहां पे। तो इसमें ये आकर के पॉपुलेशन यहां पर b और d इक्वल हुए, एसिम्प्टोटिक ग्रोथ की जो बात होती है। और आगे इसी को हम लोग यहां पर वर्लस्ट पर्ल या लॉजिस्टिक ग्रोथ के नाम से बोलेंगे। तो इसमें क्या है? बाकी चीजें तो वही है, लेकिन k - n/k ये क्या है? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट है। तो इसमें लैग फेज, लॉग फेज, स्टडी फेज है, और यहां पर क्या है? लैग फेज और लॉग फेज। ओके।